कुछ लोग बोलते हैं कि यार इट्स ओके टू फील ह्यूमन। सेम गोज फॉर ऐसा आदमी जो अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है, उनके बिहाफ पे आप क्या बोलना चाहोगे? डिसकनेक्ट। जब आप यंग होते हो तो आपके अंदर बॉडी में क्षमता है कार्रवाई करने की, लेकिन जो आपका गोल है वो आपको बोलता है कि आपको उसके लिए जल्दी उठना है, एक रूल्स के साथ फॉलो करके उसको करो। जो आपके पियर्स हैं वो सब ये कर नहीं रहे, तो उनके लिए रात को मूवी जाना, लेट नाइट पार्टी करना वो नॉर्मल है, क्योंकि वो दिन के काम से थक गए, वो करेंगे। आपको त्याग देना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें लेफ्ट राइट करनी पड़ेगी, सब करते हैं। जब आप ये सब कार्रवाई करोगे, लोग भी आपको डिस्कनेक्टेड कहेंगे। आप अपनी जेब से ज्यादा नहीं तो 10 से 12 लाख रुपए में, बहुत पॉडकास्ट में होता है, वेपन का एक प्रोफाइलिंग किया हो, एक के ऊपर मॉडिफिकेशन किट लगाई हो, उसकी होलोग्राफिक साइट लगाई हो, फोर ग्रिप लगाई हो, बट स्टॉक, ट्रेकिंग शूज लेने, हाइकिंग शूज अलग होंगे। अगर आपका माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट वाला यानी हाइकिंग और ट्रेल का बूट होगा तो वो 15-20 हजार से कमाएगा ही। 10-1 हजार का एक शर्ट ही आती थी, पैंट 10 हजार की अलग आती थी। मुझे हमेशा से था कि मेरे को बेस्ट बनना है। मतलब किसी ने एक राउंड मारा तो समझ में आता है कि डेविएट हो गया, नहीं लगा, दूसरा भी तीसरा भी समझ में आता है, बट 30 बर्स्ट जब मारे उन्होंने, वो कहाँ गए? वो मेरा सबसे क्लोजेस्ट इनकाउंटर था। 50 मीटर 60 मीटर पे मैंने बहुत देखी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, तो मेरे से लगभग इतनी दूरी पे उसका हथियार था, और उसने पूरा 30 राउंड का जो बर्स्ट था मेरे को मैगजीन खाली कर दिया। वो राउंड्स मेरे को आज गोलियां क्यों नहीं लगी मुझे आज तक समझ नहीं आता। किसी मिलिटेंट ने आपको ट्रेक करा हो? गए ऑपरेशन करने, वहां पर हमने किया ऑपरेशन, लेकिन वहां पर मैं कोई सक्सेस नहीं मिला। या तो मिलिटेंट थे वो पहले निकल गए, या फिर हमारे आने में देर हुई। तो एक पॉइंट पे जाकर, क्लासिक जगह थी, छोटा सा बाजार था, जहाँ बाजार खत्म होता था वहां पर एक हैंड पंप था। मुझे उस एरिया को देखकर लगा कि यहाँ पर ना कुछ पंगा पड़ेगा। हैंड पंप था, वहाँ पर 2-3 जवान लड़कियां पानी वानी कर रही थी। उन्होंने पुलिस को देखकर हंसना शुरू कर दिया, और इतनी देर में जो वो पेटियां थी उसके पीछे से, उसमें पुलिस के 2 जवान शहीद हुए और बीएसएफ का एक। 30 सेकंड में ही उन्होंने कम से कम 1000 राउंड फायर किए होंगे। वेलकम टू द पावर टॉक शो। हे, वेलकम टू द पावर टॉक शो। आप सभी का स्वागत है आज के नए एपिसोड में। कुछ टाइम पहले हमने एक पॉडकास्ट करा था, एक स्पेशल फोर्सेस पॉडकास्ट, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट पॉडकास्ट था। वो एक ऐसे गेस्ट थे जिनको बहुत सारा प्यार दिया लोगों ने, एंड रिसेंटली उन्होंने काफी जगहों पे बहुत अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल फोर्सेज, देयर आर्मी लाइफ, उसके बारे में काफी चीजें उन्होंने बताई। एंड कुछ गेस्ट ने रिक्वेस्ट करा था कि कर्नल शिवेंद्र को दोबारा बुलाएं, ये वाला पॉडकास्ट हिंदी में करें। तो वी आर बैक विथ अनदर एपिसोड, एंड स्पेशली ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जिनको हिंदी में देखना था। एंड वेलकम बैक शिवेंद्र सर, हाउ आर यू? थैंक्स कुणाल। ये दुनिया कितनी छोटी है जी, और कितनी क्लोज है। 1-1.5 महीने बाद हम दोबारा जी मिल जी रहे जी, हैं। बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से मेरा पहला पॉडकास्ट था, और हम दोनों भी श्योर नहीं थे कि इंग्लिश में करेंगे हिंदी। आप मैंने थोड़े कर लिए, तो मेरे को लगता है कि लोगों को हिंदी ज्यादा पसंद है, तो इस बार हिंदी में करते हैं। और जितने व्यूअर्स जो भी जानना चाहते हैं, आप जो जानना चाहते हो, बिल्कुल सर, वो मेरा सौभाग्य होगा वो बताना। और अगर कोई लोग मोटिवेट होकर स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करते हैं सर, या इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करते हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। मैं बस ये बोलूंगा, अगर एज क्राइटेरिया मेरा खत्म नहीं हुआ होता ना, तो मैं डेफिनेटली दोबारा चाहता। नहीं, एंड आप अगर कुछ करके ही आता। अभी भी आई थिंक सो टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपकी एज है, आप ट्राई कर सकते हैं। बट 42 तक होता है। मेरे को लग रहा है कि आप इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्ट में ज्यादा नाम कमाएंगे, तो आपको उसी में कंसंट्रेट। बिल्कुल सर। सर, व्हाट हैज चेंज्ड, मतलब क्या चेंज हुआ पिछले 2 महीनों में? कुछ नहीं, मेरा वेट थोड़ा कम हो गया और मैंने काफी सारे पॉडकास्ट किए। और दूसरा जो मुझे चीज सबसे अच्छी लगी और जो मुझे एक नई सी चीज लगी, वो थी कि सोशल मीडिया जो आजकल है, अगर आप उसको एक सही तरीके से इस्तेमाल करें, और मैं कहूंगा कि आप उसका इस्तेमाल नेशन बिल्डिंग,
राष्ट्र को आगे बढ़ाने में है। जी। और यानी किसी जेन्युइन मोटिव से उसको आप कोई काम करेंगे तो यानी कि बहुत ही ऐसा साधन है जिससे कि आपकी जो रीच है, आपका जो आप जहां तक लोगों के पास जाना चाहते हैं, सो वो एक चीज है जो मैंने देखी, बिकॉज मैंने काफी पॉडकास्ट किए और लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं आपकी बात को। और मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था जिसमें जब मैं बात कर रहा था तो मेरे हाथ जनरली मैं यूज करता हूँ, तो लोगों ने मेरी ये उंगली टेढ़ी है, ये मिनी फ्लेयर के फायर में मेरा उंगली टेढ़ी हो गई थी 2020 में, तो लोगों ने यहाँ तक इसको भी ऑब्जर्व कर लिया था। मैं देखा था आपके टैटू के बारे में पूछ रहे थे कि ये टैटू टैटू यहाँ का, पे है या यहाँ पे है। टैटू पे मैंने एक और अभी थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने काफी डिटेल्ड में बताया था। जी 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 जी। सो यानी कि यानी मुझे लगता है कि व्यूअर्स आर वेरी, यानी कि बहुत इच्छुक और बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करके पॉडकास्ट देखते हैं, जो कि मैं सोचता नहीं था। और दूसरा है कि आपके जो व्यूज हैं, इवन ये पॉडकास्ट करने के बाद, आपके पॉडकास्ट करने के बाद और पॉडकास्ट करने के बाद मेरे पास इतने लोगों ने कनेक्ट किया है, और इवन नॉर्मल चीजों के लिए, यानी कि किसी की अगर एसएसबी क्लियर नहीं हो रही, हालांकि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने उनको जितना मैं अपनी तरफ से गाइड कर सकता था कि लोगों ने काफी, यानी कि काफी यूनिक चीज है। सो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना था सोशल मीडिया के प्रति कि कितना उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो दैट इज अ गेम चेंजर। राइट राइट। सर जैसे मेरे को जब मतलब हमने जैसे कोई मूवीज देखी हैं, उरी देख ली या फिर लोन सर्वाइवर, परफेक्ट मूवी, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बाइसाइकिलिंग कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, माउंटेन समिट्स कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं पागल, कि कुछ अलग है, सेन आदमी नहीं है, ये इनसेन है। मैं उस बंदे के मन की बात अगर बोलूं तो कई बार ऐसा होता है कि ना हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं सोसाइटी से या फिर अपने पीयर से, जिनके आसपास हम लोग घूम रहे हैं, जिनके साथ रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि 10 साल पुराना सर्कल, ऐसा लगता है कि मैं गलत जगह था, मेरे को यहाँ से मूव करना है। अब लोग कभी कभार एक आर्गुमेंट देते हैं और ये बोलते हैं कि इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन, फील लाइक ए ह्यूमन। बट मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कुछ एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो रखी है लाइफ में, फैमिली में, कुछ भी, तो मेरे को रोने का मन नहीं करता, बट कुछ लोग बोलते हैं कि यार इट्स ओके टू फील ह्यूमन। सेम गोज फॉर ऐसा आदमी जो अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है, उनके बिहाफ पे आप क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज आई ऑब्जर्व, और मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि आप भी उसी बकेट में आते, बिकॉज स्पेशल फोर्सेस में इतना काम करा, इतनी मार धाड़ देखी, ठोका भी, सब कुछ करा, डेफिनेटली आप एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। कभी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया? अगर आया तो आपने कैसे टैकल करा? एंड किसी और के दिमाग में कोई थॉट आ रहा तो वो कैसे टैकल करे इस चीज को? सबसे पहली बात है कि आप देखो, ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है कि नॉर्मल नहीं होना, वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैंने जो मेरी लाइफ में इवेंट्स या घटनाएं घटी हैं उसी के हिसाब से दूंगा। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा कि जो मैंने किसी के साथ होते देखी। हाँ, कई एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, कई किस्से ऐसे हैं जो मेरे सामने हुए, तो उसमें भी लेकिन मैं खुद ही विटनेस था जी। अभी आप कहोगे कि नॉर्मल आदमी तो आप नहीं हो, 200% आपकी बात ठीक है। पहले मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट वाली पार्ट पे आऊंगा, उसका भी कारण बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको कार्रवाई कर सकते हैं। नॉर्मल आदमी वो है कि करियर चूज किया, चाहे वो फौज का ही है, ठीक है, देशभक्ति का भाव है, एडवेंचर का शौक है, उसने फौज ज्वाइन किया, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, उसमें भी ज्यादा आपको लेवल का एक्शन चाहिए, ज्यादा आपको कार्रवाई चाहिए, तो आपने पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस में वॉलंटियर कर दिया। तो आप नॉर्मल वाली कैटेगरी से ऊपर उड़ गए, थोड़े से एबनॉर्मल टाइप कैटेगरी में आ गए, क्योंकि 99% लोग वो कार्रवाई नहीं करते। आप जब वॉलंटियर करोगे तो आधे लोग जो आपके, जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, बोला है पागल है, यहाँ की ट्रेनिंग हमारी हमसे संभल नहीं रही है, ये और उसमें जाना चाहता है, तो आपका लेवल बढ़ गया। उसके बाद आप गए, आपने स्पेशल फोर्सेस की प्रोबेशन की, खुदा ना खास्ता आपकी प्रोबेशन क्लियर नहीं हुई मेरे केस में, वो 2 महीने बाद अपनी इन्फेंट्री यूनिट में गया, जो कि बहुत ही अच्छी इन्फेंट्री यूनिट थी, फिर वॉलंटियर कर दिया। बोला ये पागल है। तो ये तो पागलपन है ही। मैं आपको साबित कर रहा हूं कि पागलपन क्या है और पागलपन क्यों है। उसके बाद आप गए दोबारा प्रोबेशन करने, पहले वो 3 महीने की होती थी, वो 6 महीने की हो गई। आपने वो क्लियर की प्रोबेशन, ठीक है। जो रगड़ा है वो रगड़ा तो रगड़ा ही है, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि आप किसी भी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव से जब आप और भी लोगों का इंटरव्यू लोगे, वो बता देगा कि प्रोबेशन में क्या होता है। वो हो गया। फिर आप उस पलटन में रहे थोड़े टाइम, 1.5-2 साल आपने उनके साथ नौकरी की, कुछ डिफरेंसेस हुए, वापस आ गए। चलो ठीक है, आप लोग बोलेंगे साहब नॉर्मल है, वापस आ गए। 4-5 साल बाद आपको फिर मौका मिला, आपकी एज भी बढ़ गई है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस उतनी नहीं रही, आपने फिर वॉलंटियर कर दिया। बोला तो महापागल है। तो मैंने तीसरी बार वॉलंटियर कर दिया, वही सेम रगड़ा, वही सब चीजें, बंदा 2-3 बारी 3 बारी कर लिया। मैंने अपनी लाइफ में 3 बारी तो किसी को वॉलंटियर करते नहीं देखा है। मैंने एक पिछले पॉडकास्ट में बताया था, एक और ऑफिसर थे, पर उनकी तीनों नहीं क्लियर हुई थी। उन्होंने शायद 421 और फिर वो 7 में आए थे। हमारे में भी नहीं क्लियर हुआ, 4 और 21 में भी क्लियर नहीं हुआ। वो एक आदमी देखा है, मेरे ख्याल से GR रेजिमेंट के थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, बिकॉज 2007 की बात है। तो अब आप पूछो कि पागलपन क्यों, आपको अलग क्या करता है इस पूरी कार्रवाई से। जो परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडिविजुअल होगा, उसका एक गोल होगा कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है, मुझे स्पेशल फोर्सेस में रहना ही रहना है। जब पहली बार स्पेशल फोर्सेस में गया नहीं हुआ, इन्फेंट्री में गया, इन्फेंट्री में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको जो आपने चीजें उधर सीख ली, और जिस टाइप की आप लाइफ पूरे बचपन से कॉलेज में मरून बेरे रखकर सो रहे हो अपने पिल्लों के नीचे, आपने जो ड्रीम किया है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो बंदा बोलता है मैं अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए मैं दोबारा करूंगा। फिर आपने किया, आपने उसकी लाइफ लीड की, आपने ऑपरेशंस जो आपको सबसे अच्छे लगते थे फौज में, आपने वो कार्रवाई की। उसके बाद वो फिर छूट गया, फिर 5 साल बाद आपको दोबारा मौका मिला। तो मैं ये आपको बात इसलिए बता रहा हूं, जब इंसान के जो ख्वाब हैं या फिर जो ड्रीम्स हैं वो इतने बड़े बन जाएंगे कि उसको और कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो पागलपन की हद की तरफ। दूसरा पागलपन है कि इस पागलपन में कोई कमी, कोई खराब बात तो है नहीं जी। आप देशभक्ति कर रहे हो, हाईएस्ट क्वालिटी की कर रहे हो, लड़ाई में सबसे पहले आपको मौका मिलेगा जाने का, जो आप शुरू से चाहते थे। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन निर्भर करते हैं। जिसको डिस्कनेक्ट फील होता है कि मेरा गोल नहीं अचीव हो रहा, वो तो ये पागलपन 4 भी बारी करेगा, 5 बारी भी करेगा, जैसे भी उसने करना है, वो उसको वेज और मीन्स ढूंढ ही लेगा उस कार्रवाई को करने के जी। जो आपका सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि डिस्कनेक्ट क्यों है, यानी कि डिस्कनेक्टेड वो क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि उस आदमी को, अगर मुझे, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब आप यंग होते हो तो आपके अंदर बॉडी में क्षमता है कार्रवाई करने की,
लेकिन जो आपका गोल है वो आपको बोलता है कि आपको उसके लिए जल्दी उठना है, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करिए। हम स्पेशल फोर्सेस का एग्जांपल देंगे। फिटनेस मेंटेन करनी है, मेंटल रोबस्टनेस तो आप में है ही क्योंकि आप वॉलंटियर कर रहे हो, लेकिन जब आप उधर प्रोबेशन पे जाओ, वहां पर टेस्ट क्लियर ना हो रहे हो, फिजिकल फिटनेस में आप मैच नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर और लोग भी आएंगे और पहले दिन से ही रगड़ा शुरू होता है, तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। आप अपना सही टाइम पे खाना खाओगे, आप सही टाइम पे सोओगे, कोशिश करोगे कि आप अच्छा खाना खाओ, कोशिश करोगे उस पीरियड के दौरान स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ना करो। तो आप एक, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड और नियम अनुसार जो लाइफ होती है, एक रूल्स के साथ फॉलो करके उसको करोगे। आपके उसी एज ग्रुप के लोग और जो आपके, मैं कहूंगा, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके पियर्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कोर्समेट्स हैं, जो आपके फेलो ऑफिसर्स हैं, वो सब ये कर नहीं रहे, तो उनके लिए रात को मूवी जाना, लेट नाइट पार्टी करना वो नॉर्मल है क्योंकि वो दिन के काम से थक गए, वो करेंगे। लेकिन आपको लगेगा कि अगर मैं ये कार्रवाई करूंगा तो मैं सुबह, जो मैं, अगर मैं रात के 12 बजे तक जाग रहा हूं तो 4 बजे मैं एक दिन उठ जाऊंगा, 2 दिन उठ जाऊंगा, हफ्ता उठ जाऊंगा, 15 दिन, लेकिन एक पॉइंट पे आकर वो बॉडी ब्रेक डाउन करेगी करेगी। प्रोबेशन अलग बात है क्योंकि आप वहां पर एक अलग चीज कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप एक बिल्कुल करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड और फिजिकल स्टैंडर्ड से, कि पहली आपका जो फिजिकल टेस्ट हुआ उसमें आप सुपर एक्सीलेंट में आओ, तो आपको अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको त्याग देना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें लेफ्ट राइट करनी पड़ेगी। सब करते हैं, आप स्पोर्ट्स स्टार्स देख लीजिए, फिल्म स्टार देख लीजिए, कोई भी होगा वो कार्रवाई ये करेगा, ठीक है। तो जब आप ये सब कार्रवाई करोगे तो लोग भी आपको डिस्कनेक्टेड कहेंगे, आपको भी डिस्कनेक्ट लगेगा, कब? बिकॉज आपने वो चीज अचीव नहीं की है। आपका एम है कि मैं रात को जल्दी सो के सुबह उठ के अपनी, जब नॉर्मल रूटीन शुरू होती है उससे 1 घंटा पहले मैं 10-15 किलोमीटर भाग लूं, तो उसके लिए आपको 2-3 बजे उठना पड़ेगा, है ना। सो जब कई बार बंदे को अपने एम्स के प्रति ऐसा लगता है कि मैं, जितना मुझे एफर्ट डालना है, या मुझे ये लोग वो टाइप की बातें नहीं कर रहे, जैसे अभी आप ऑपरेशंस के बारे में सुनना चाहते हो, आप मिलिटेंट की तंजीम्स के बारे में पढ़ते हो, आप कौन सी ऑपरेशन कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ते हो आप, लेकिन जो आपके साथ वाले हैं वो किसी और ही चीज की बात कर रहे हैं जी, तो वो डिस्कनेक्ट आता है इंसान। सो वो इट इज वेरी नेचुरल फॉर दोज, यानी कॉमन है वो, आप उसको ये नहीं कह सकते कि कुछ नया ही हो गया है या फिर कुछ हमने बहुत ग्रेट कर दिया है, वो आप में भी होगा, वो व्यूअर्स में बहुत सारे लोगों में होगा। मैंने स्पेशली आज 2-1 महीने में काफी लोगों से इंटरेक्ट किया, यानी लड़के हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं मरून बेरी नीचे रखकर सोता हूं, तो मेरे को फोन आए लोगों के कि सर हमको कोई मरून, मैं 1-2 बंदों को मरून बेरे दे भी रहा हूं, अगर वो उसको मोटिवेट करता है स्पेशल फोर्सेस में आने के लिए, तो मैं तो एज एक्स ऑपरेटिव, जितनी क्वालिटी और जितने अच्छे लड़के और लोग वॉलंटियर करें वो तो हमारे देश के लिए, और कोई गलत काम तो कोई कर नहीं रहा, यानी कि आप फौज ज्वाइन कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हो, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप किसी से पूछ लीजिए अक्रॉस द सोसाइटी, टीचर से पूछिए, मजदूर से पूछिए, फार्मर से पूछिए, बिजनेसमैन से पूछिए, पॉलिटिशियन से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए कि कोई फौज ज्वाइन करना चाहता है, सब बोलेंगे अच्छा ही कहा। तो अगर मेरे एक्शन से, मेरी चीजों से, अगर वो डिस्कनेक्टेड बंदे को 2 चीजें देने से अगर कोई मोटिवेट होता है, सो व्हाई नॉट। सो ये डिस्कनेक्ट कोई ज्यादा बड़ा डिस्कनेक्ट नहीं है, जो बंदा कुछ अचीव करना चाहता है और जब उसको लगता है कि उसका जो इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। अब आप सोचो कि आप 10 लोग वैसे हो, जो कि स्पेशल फोर्सेस में होता है, आप 10 लोग वैसे हो जो एक ही चीज के पीछे पड़े हैं कि हमको ये अचीव करना है, तो उस उधर तो कोई डिस्कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर वो सारे इकट्ठे। सो डिस्कनेक्ट का कारण यही। जी जी जी।
सर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जब आपने डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हो, आपने एग्जाम्पल दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करना जा रहे हैं, कुछ भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं के पैरेलल ही कुछ लोग ऐसे जो रात में पार्टी करके आ रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, 11-12 बजे उठ रहे हैं। सर जब हम बात करते हैं ऐसे इंसान की जिसको हम स्टोइक बोलते हैं, हाईली डिसिप्लिन, अपने गोल्स के लिए बहुत पिक्यूलियर कि मेरे को ये चाहिए, मुझे इसके लिए ये काम करना है, वहाँ पे पर्सनल सेक्रीफाइसेस बहुत होते हैं। बहुत है। कि शायद मैं ड्रिंक करने ना जाऊं एवरी फ्राइडे, शायद मैं रिलेशनशिप ना रखूं, गर्लफ्रेंड ना बनाऊं, शायद मैं खर्चा ना करूं अपने ऊपर। सर आपके पर्सपेक्टिव से, आपने एक लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखा था 24/7 365 नो ऑफ डेज, स्पेशली फॉर योर स्पेशल फोर्सेस टेन्योर, उसके लिए। सर आपकी नजर में जो पर्सनल चॉइसेस हैं या फिर पर्सनल वांट्स हैं कि यार मेरे को 24 तक एक गाड़ी खरीदनी है, मेरे को 30 तक एक घर बनाना है, डेफिनेटली आपने भी कुछ सेक्रीफाइसेस पर्सनल लेवल पे करे होंगे। आई एम कंप्लीटली एग्री कि भाई वो दीवानापन, पागलपन था कि फौज में जाना है, स्पेशल फोर्सेस जाना है, बट कुछ मटेरियलिस्टिक वांट्स जो आपको चाहिए थी, आपने कैसे मोल्ड करा अपने आप को, या फिर ऐसा केस था ही नहीं आपके साथ कि मेरे को जरूरत ही नहीं है गाड़ी घोड़ा बंगला की? नहीं, ऐसा तो देखो कुणाल, ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी घोड़ा बंगले की जरूरत नहीं है, वो नेसेसिटी है। जी। और मैं आपको सच बताऊंगा कि जब मेरा 2 बारी फौज में नहीं हुआ और तीसरी बार हुआ, तो मैं सिविल में नौकरी करने के लिए तैयार हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि फौज की जो नौकरी है, उसमें आपको इतना पैसा तो मिलता है कि आप एक डिसेंट लाइफ लीड कर सकें। मैं लैविश लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लग्जरी, बहुत अमीर। अब आप बोलो कि मैं मर्सिडीज खरीद सकता हूँ फौज की तनख्वाह में, तो वो मुश्किल है। हाँ, आप अगर फैमिली से अच्छे वेल ऑफ हैं तो मे भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। बट द पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, देख, मेरा जो था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा था कि मुझे तो फौज में फिर पैशन था जाने का। तो मुझे तो, आई एम फ्रॉम अ वेरी वेरी डिसेंट फैमिली, यानी मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है। तो मेरे को तो शौक ज्यादा था। एंड मेरी फैमिली ने मुझे फौज में जाने के लिए तो हमेशा ही सपोर्ट किया है। एंड दूसरा है कि जो भगवान, या आप इसकी कृपा मानो कि घर गाड़ी तो अपने टाइम से आ ही गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पैशन जिसके लिए थे, जिसके लिए काम करना था, जो जो ड्रीम था, वो पूरा हुआ। बहुत सारे लोग आप लाइफ में ऐसे देखोगे जिनका ड्रीम पूरा नहीं होता। मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहूंगा कि मैं वो उन इंसानों में से हूं जिसका, ठीक है, मेरा ड्रीम क्रिकेटर बनना भी था, पर वो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन सेकंड ड्रीम तो मेरा पूरा हुआ। एंड आई रियली, यानी मैंने बहुत एंजॉय किया अपने 20 साल फौज में और स्पेशल फोर्सेस में जो मैं करना चाहता था। तो आप फौज में जब आते हैं तो, या फिर कोई भी आप अपना पसंद का काम करते हैं, तो उस पर कोई बार मत लगाइए कि आपको 24 में गाड़ी चाहिए, 28 में। 24 नहीं तो 28 में आ जाएगी। आपको गोल हमेशा, पर्सनल गोल्स आर रिक्वायर्ड। यानी जब तक आपके फैमिली वाले फाइनेंशियली, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस आपने देनी है, आपको वो सब चीजें तो देखनी है। पर फौज एक ऐसी जगह है कि मेरे हिसाब से उसमें पैसे की कमी नहीं है, उतने पैसे की कमी नहीं है कि आप एक डिसेंट और अच्छी लाइफ अपने डिपेंडेंट्स को ना दे सके। एंड दूसरा है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल टॉप नॉच स्कूल में दे सकते हो, तो हो सकता है आप गाड़ी थोड़ी लेट खरीदो, या फिर आप अपना घर थोड़ा लेट ले, तो आप प्रायोरिटाइज करें कि मैं ये करूंगा। और ऐसे मेरे को लगता है 99% लोग वर्ल्ड में, चाहे वो फौज में है, चाहे सिविल में, चाहे कॉर्पोरेट में,
सब लोग प्रायोरिटाइज तो करते ही हैं, बिकॉज हर चीज हर टाइम पे तो कहीं पर भी किसी को मिलती नहीं है। सो मेरे ख्याल से कि आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटीज सेट हो जाएंगी तो आपका 1 2 3 जो बन गया कि मैं पहले में बच्चों को देखूंगा, सेकंड में घर बनाऊंगा, थर्ड में गाड़ी लूंगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो आपको लगता है आपके एंड पे कि ऐसा कोई पर्सनल सेक्रीफाइस आपने करा जिसके लिए रिग्रेट हो आपको? रिग्रेट या फिर एक बार, मतलब मैं रिग्रेट करेक्ट वर्ड तो नहीं होगा, बट कई बार होता है ना कि एक बार दिमाग में स्ट्राइक तो जरूर करता है कि यार एक चीज ऐसी थी जो शायद मेरे को खराब लग रहा है, इस चीज के लिए कुछ डिसाइड करा, उसके रिलेवेंस में कुछ आउटपुट आया करस्पॉन्डिंग, बट स्टिल मैं सोचा कि यार मैंने ये नहीं करा, बस एक सेकंड के लिए आता। कभी आपको लगा ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ कभी नहीं, जब तक मैं, यानी कि नहीं, मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा कि रिग्रेट नहीं रहा कि मैं फौज, मेरे को तो बल्कि ऑनरेबल लगता था कि मेरे को जो काम करना चाहता था मैं पूरी अपनी लाइफ, वो मेरे को 20 साल की नौकरी में 18.5 साल करवाया। और हाँ, तब बुरा लगता था जब मेरा प्रोबेशन क्लियर नहीं होता था उसमें, क्योंकि वो फेलियर था तो उसमें थोड़ा बुरा लगता था। अदरवाइज मेरे को तो लगता था कि इससे अच्छा कोई काम है ही नहीं। मैं तो अपनी तरफ से इतने पैसे लगाए हैं अपने 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 ऑपरेशनल एरिया को, अपने ऑपरेशनल चीज को अच्छा करने में, कि मुझे कभी कभी किसी चीज का गम नहीं हुआ। इफ यू डोंट माइंड, आप बता सकते हो उस चीज के बारे में जो आपने बोला कि अपने क्राफ्ट को एनहेंस करने के लिए आपने खुद से इन्वेस्ट करा है? हाँ, तो उसके बारे में तो जैसे आप देखिए, मेरा मानना है कि मैं पहले पॉडकास्ट में भी एग्जांपल दिया था ये, एक किसी पॉडकास्ट में, अगर आप अपने आप को स्पेशल ऑपरेटिव कहते हैं तो आपको हर चीज में अव्वल होना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी फिजिकल फिटनेस डाउन है, मेरी मेंटल अवेयरनेस कम है, ठीक है, या मेरा इक्विपमेंट ठीक नहीं है, या मैं ऑपरेशन कर रहा था तो मेरा ऑपरेशन में इक्विपमेंट टूट गया तो मैंने क्या किया। तो मेंटली फिजिकली तो मैं लोगों से ज्यादा मेहनत करता ही था। मेंटली तो खैर मैं क्या कहूंगा, लेकिन फिजिकली मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था। अगर नॉर्मल लोग इवन शाम को गेम खेलते हैं तो मैं भी जिम करता था या एक्स्ट्रा भागता था, जो भी जैसे भी करना है। तो मैंने अपना वो कट अबव द रेस्ट, जैसे मैं जब कमांड कर रहा था तो इवन उससे पहले ही लोग सुबह अगर 6 बजे पीटी शुरू होती तो मैं 5:30 5:15 ही भागने निकल जाता था। जब उनकी खत्म होती थी तब मैं एक्स्ट्रा आधा पौना घंटा आकर यानी कि उनके साथ मिलता था, उनसे ज्यादा वेट उठाकर भागता था। और अगर वो दोपहर को रेस्ट करते थे तो मैं दोपहर को भी भागता था। जो मैं पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको, क्योंकि मेरे को अपनी पलटन में, अपनी क्राफ्ट में मुझे नंबर 1 बनना था। मेरे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं नंबर 1 बनूं। दूसरा, मैं एक लीडर था। अब लीडर देखो, फौज में बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, फौज प्रजातंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। उधर हायरार्की है, उधर एक ऑर्डर है, सीनियोरिटी है। अगर मैं आपको ऑर्डर दूंगा तो आप फॉलो करोगे, लेकिन मैंने कभी भी उस चीज को माना नहीं है। मैं हमेशा मानता हूं जो लीडर है ना, सपोज अगर मैं चाहता हूं कि कुणाल दिन के 25 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर भागे, मैं 15-20 इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं इतना भागता हूं, इसलिए आपको लग रहा हो ज्यादा है, तो मेरी आदत में वो शामिल है, उसको गलत मत लेना आप। तो अगर शिवेंद्र उसको खुद नहीं कर रहा है 20 किलोमीटर को 100 बारी पहले, और मैं आपको बोल रहा हूं, तो वो ठीक बात नहीं है। यानी आप, मेरा रुतबा, मैं फौज का कर्नल हूं, आप फौज में सिपाही हैं या कैप्टन है या मेजर है या जेसीओ है या एनसीओ है, तो आप तो वो करोगे ही करोगे, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद कर रहा हूं
तो एक चीज रीइंफोर्स्ड है कि आपके आगे कोई बोलने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। सो लीडरशिप का तो एक सबसे बड़ा ट्रेट यही है कि आप पहले तो खुद कर लो, क्योंकि ज्ञान तो बहुत बटेगा, यानी कि कर भी सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है जी। अगर आप चाहते हो कि आपकी कमांड बिल्कुल सही चले तो आपको खुद एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। सेकेंड इज कि अभी आप फिर बेस्ट बनना चाहते हो, तो मैंने तो अपनी जेब से ज्यादा नहीं तो 10 से 12 लाख रुपए, मैं बहुत पॉडकास्ट में बताया, मैंने लगाया है। चाहे मेरे वेपन का एक प्रोफाइलिंग किया हो, AK के ऊपर मॉडिफिकेशन किट लगाई हो, उसकी होलोग्राफिक साइट लगाई हो, फोर ग्रिप लगाई हो, बट स्टॉक, बिकॉज जो नॉर्मल वाली AK है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है। उसमें हथियार में थोड़ा सा उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए ये किया है। टेगोर था, उसमें ऑलरेडी ठीक वेपन था। अपने शूज के ऊपर ट्रेकिंग शूज लेने हैं, हाइकिंग शूज अलग होंगे, बिकॉज आप कई बार ऐसे ऑपरेशंस करते हो कि आप फौजी जूतों में नहीं जा सकते, आपके सिविल के जूते चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप माउंटेन्स में ऑपरेट कर रहे हो, तो अगर आपका माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट वाला यानी हाइकिंग और ट्रेल का बूट होगा तो वो 15-20 हजार से कम आएगा ही। बिल्कुल। फिर आप जो पैंट पहन रहे हो या आपका शर्ट है, वो अगर आप उसको, मैंने तो अमेरिका से इंपोर्ट किए थे, तो 10-1 हजार का एक शर्ट ही आती थी, पैंट 10,000 की अलग आती थी। तो वो ऐसा है कि ये नहीं है कि इंडिया में नहीं मिलता सामान, इंडिया में भी मिलता है, पर मुझे हमेशा से था कि मेरे को बेस्ट बनना है, तो मैंने बाहर से इंपोर्ट किया। उसके बाद आप देखोगे कि वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोई नाइट ऑपरेशन हो रहा है, कोई डे ऑपरेशन हो रहा है, तो जो आपका प्लेट कैरियर है, कहीं में आप प्लेट लगा के रखते हो, कई बार आप जस्ट नॉर्मल जा रहे हो तो आपको प्लेट कैरियर्स आप माउंटेन्स में नहीं कैरी करते हमेशा। ठीक है। हाँ, बिल्टअप एरिया में आप किसी क्लोज ग्रुप में जहाँ खूब सारे घर हैं, जहाँ मिलिटेंट्स का फायर ज्यादा आ रहा है, तो आपको आगे पीछे की प्लेट्स लगानी पड़ेंगी। तो आपकी दो तो टैक्टिकल वेस्ट अलग हो गई, यानी कि जो आपका चेस्ट कैरियर है वो अलग हो गया। आप 4 घंटे के ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, आप 15 दिन के ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, तो सबके लिए आपके, मेरे पास 4 घंटे का भी पिट्ठू है, मेरे पास 10 घंटे का भी है, मेरे पास 12 घंटे का भी है, मेरे पास 24 घंटे वाला भी है, मेरे पास 36 घंटे वाला भी है, और मेरे पास 48 वाला भी है, और मोर देन 7 to 10 डेज वाला भी है। तो जब आप ये पूरी प्रोफाइलिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपका सामान तो लगेगा ही लगेगा। सर ऐसे ना एक चीज जो मेरे को कनेक्ट हुई, मैं बताता हूँ कि पॉडकास्ट वगैरह का सेटअप वगैरह का, हाँ, तो मैंने सारा कुछ माइक हाँ, तो धीरे धीरे अपग्रेड करा। अपग्रेड पहले नॉलेज नहीं थी, तो नॉलेज, और मेरा अपग्रेड करने का रीजन ये था कि अगर मैं क्विट करूंगा तो इट विल बी नॉट बिकॉज ऑफ दीज माइक्स, साउंड प्रूफिंग मग्स, इट विल बी बिकॉज ऑफ मी। बिल्कुल सही बात है। तो एक मैं एक्सक्यूज ही नहीं छोड़ा मैंने, हाँ, कि भाई गलती हुई तो कुणाल रावल ने गलती करी है, तेरे में कमी थी, माइक की दिक्कत नहीं थी, टाइम और प्लेस को मैं ब्लेम नहीं करता। एंड सर उसके बाद ऐसा मेरे को जेन्युइनली फील हुआ कि नहीं, मतलब आई एम एट अ गुड प्लेस। तो वो मैं कनेक्ट कर रहा आपकी बात से। जो आपको एक और चीज बताऊंगा, जो आपने एक पॉइंट बोला ना, एक्सपीरियंस जी, मैं ऑपरेशन में था, ठीक है, तो वहां पर हम चल रहे थे, हफ्ता 10 दिन का ऑपरेशन, 14-15 हजार फीट हाइट, कभी नीचे, कभी पहाड़ों पे नीचे, वैली में ऊपर नीचे घूम रहे। तो मेरा रक्सैक का स्ट्रैप टूट गया, तो हम लोग हमेशा लाइन बेडिंग जो एक रस्सी होती है उसका हमेशा कैरी करते हैं। अभी वो जो स्ट्रैप टूटा, नॉट बिकॉज कि मैंने उसको चेक नहीं किया था, उसकी पिट्ठू की जो, यानी जो रक्सैक की जो क्वालिटी थी वो खराब थी। मुझे मालूम है वो हफ्ता जो मैंने काटा है उसको बांध कर उसके साथ मेरे पूरे इधर रैशेस पड़ गए थे। तो जो आप बोल रहे हो ना, आदमी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत चीजें सिखलाता है। एक बार हम पैरा जंप कर रहे थे, नॉर्मल हेलमेट है, उसका स्ट्रैप ही निकल के वो निकल गई वाइल एग्जिटिंग। हाँ, नॉट कि वो हेलमेट गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेलमेट खराब मिलती है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं हेलमेट लूंगा, तो जो मैंने अपनी हेलमेट ली वो मैंने मल्टीपर्पज ली थी।
उसके अंदर बुलेट प्रूफिंग का जो स्टैंडर्ड था वो भी था, और वो नॉर्मल के लिए भी यूज, उसी की कीमत 1 लाख रुपए थी। सो जो आप बता रहे हो कि जब आप ये सब करोगे, शूज के बारे में पता लगा, हेलमेट के बारे में, किट के बारे में, वेपन्स के बारे में, तो ये एक्सपीरियंस से आता है। तो जैसे आपने बोला ना कि एक्सक्यूज का कोई चांस नहीं रहना चाहिए, सिमिलर है वो बिल्कुल जो आपका जो ख्याल है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने पहले ये वाला माइक लिया, ये 15,000 रुपए का होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने बोला नहीं यार साउंड वो जो चाहिए, आपने उसको अपग्रेड किया, आपने बोस का कोई लिया या फिर जो हाईएस्ट क्वालिटी है आपने उसको लिया, वो 15,000 का नहीं आएगा, वो आएगा 75,000 का। लेकिन आपको अपने शो की क्वालिटी में कमी नहीं आने देनी, तो आप अपनी जेब से लगा रहे हो। सिमिलर हमारे साथ है जो आपने एग्जांपल दिया। सो सर, जब आपने एके के बारे में बात करी, आपने बोला कि कुछ एडवांसमेंट आपने करे, आई होप काफी लोगों को इंटरेस्ट होगा बिफोर आफ्टर जानने में उस वेपन का, कि मैं इसको नेगेटिवली मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि एके पहले इनकॉम्पिटेंट थी, नहीं, रेट ऑफ फायर से तुम चेंज, ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एवरी टाइम, वो मेरे अंदर भी आपके अंदर भी हमेशा रहेगा। तो जब आपने एडवांसमेंट करा तो आपने वेपन में क्या चेंज फील करा इन टर्म्स ऑफ मे बी वाइल ऑपरेटिंग? ओके, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। दो जो नॉर्मल AK-47 है वो आपकी, या 56 है, वो नॉर्मल फोल्डेड बट के साथ आती है जी, और उसका लोहे वाला बट है, उसकी मैगजीन ऐसे तिरछी सी होती है और ओपन साइट है उसके ऊपर, जिसपे आप अपनी रेंज 100-200 मीटर लगा सकते हैं, एम कर सकते हैं, और बैक साइड से अलाइन कीजिए और फायर कीजिए। तो ये उसके अंदर है। जनरली व्हेन एसएफ में तो हम लोग ज्यादा बर्स्ट फायर करते नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड बर्स्ट कई बार फायर करने पड़ सकते हैं। एंड द प्रॉब्लम विद यानी जो एके में मैंने चीज देखी, उसकी जो एक व्यूअर्स को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, जो उसका बर्स्ट का अलाइनमेंट जाती है, तो वो ऐसे हम जैसे 2 बजे की दिशा में जाती है, 2 o'clock में डेविएट होके, हाँ डेविएट ऐसे, जैसे वो अगर आप मारोगे तो वो इस तरफ को चले जाएंगे राउंड्स, रिफ्रैक्शन, हाँ साइड में, हाँ थोड़ा सा तिरछा जाता है, तिरछा राउंड नहीं जाता, लेकिन उसकी वो 2 बजे की दिशा में उसके राउंड्स निकलते हैं। तो उसी के लिए बिकॉज ऑफ फोर्स, हाँ बिकॉज ऑफ द फोर्स। और तो उसके लिए आगे जहां पर उसका बैरल खत्म होता है, वहां पर एक मजल कंपनसेटर करके उसका आप देखोगे कटा हुआ है टू, यानी उसको हटाने के लिए उस कमी को, वो ऐसे तिरछी सी रहती जी। हथियार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पानी में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, निकाल दो, 6 महीने बाद कर दो, फायर करेगा। दैट इज वाई वर्ल्ड ओवर जो मिलिटेंट्स के पास हथियार है वो AK-47 ही है, बिकॉज मेंटेनेंस 0 है। जो मैंने उस पे किया, हमने उसके रेट ऑफ फायर पे तो हम चेंज कर नहीं सकते थे जी। मैंने उस पे हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर उसको स्टेबल करने के लिए मैंने उसके आगे एक 4 ग्रिप लगाई, ठीक है, 4 ग्रिप लगाई। तो 4 ग्रिप जब मैंने लगाई, तो मैं पहले जो हथियार को इस दिशा में पकड़ता था तो उससे वो हिलता जाता था। जब 4 ग्रिप लगाई तो उसकी यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ गई। राइट। फिर हमने उसके ऊपर पिकैटनी रेल लगाई, उसके ऊपर हमने होलोग्राफिक साइट खरीद के लगाई। अब आप बैक साइड और फोर साइड को मिलाओगे, उसमें ज्यादा टाइम की बजाय इतनी मेरी साइट थी स्टाइनर की, उसके अंदर रेड डॉट होता है, उसको अलाइन किया और फायर करती है। ये इंप्रूवमेंट हुई, टाइमिंग इंप्रूवमेंट हुई, एम बिल्कुल ठीक लगा, ठीक है। उसके आगे फिर मैंने क्या किया कि उसका जो बट स्टॉक था, AK का बिल्कुल पतला सा रहता है, उसका थोड़ा हमने मोटा लगाया ताकि वो कंधे में और ठीक तरह से लगे, तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ाई। कई बार ऐसा जरूरत पड़ती है कि आपको फायर करने के लिए उसको, देखो मैं खाली हाथ फायर करूंगा तो मेरे हाथ हिलेंगे, उस पर हमने क्या किया, मॉडिफाई करके उसको बाइपॉड लगा दिया स्टेबिलिटी के लिए। हाँ स्टेबिलिटी के लिए, जैसे LMG के ऊपर, मतलब लाइट मशीन गन के ऊपर बाइपॉड लगा दिया, उसको आप रखो नीचे और जितना फायर करना है वो कहीं नहीं हिलेगा हथियार। सो ये सब चीजें करने से
एक चीज ये हुई कि थोड़ा सा एक का वेट बढ़ा, बट मैंने उसकी जगह कितनी सारी चीजें, अपना एमिंग अच्छी की, अपनी स्टेबिलिटी अच्छी की, मैंने रेट ऑफ फायर बढ़ाया, मैंने उसकी यानी कि दूसरी चीजों में उसको कंपनसेट कर दिया। ठीक है। और यानी कि हमारी तो आदत होती थी कि पहाड़ हो चाहे कहीं पर भी चढ़ रहे हैं तो जो बट है वो हमेशा इधर लगा रहेगा, उंगली ट्रिगर गार्ड पे रहती थी। एस पोजीशन में मैं कम से कम 3 से 4 घंटे विदाउट अपना हथियार डाउन किए, विद 25-30 kg पिट्ठू यानी अपना रक्सैक, और पूरा टैक्टिकल वे हेल्प के साथ चल सकते, वो हमारी प्रैक्टिस थी। सो दैट इज वाई ये जो चीजें की, इससे ये फर्क पड़ा। मैंने उस पर लगाया कम से कम, अगर मैं सारी चीजें बताऊं तो मेरा 1.5-1.25-2 लाख रुपए लगे। एंड सो डेफिनेटली वेपन को लेके ज्यादा कॉन्फिडेंट फील तो एब्सोल्युटली कोई मतलब, यानी कि आप इंटेंस कॉम्बैट में जा रहे हो, यानी आपको मालूम है कि जो आप कॉम्बैट फेस करोगे वहां पर, क्योंकि आप नॉर्मल जगहों में तो हो ही नहीं जी, आपको 99% कॉम्बैट मिलेगा ही मिलेगा देखने को। अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अंदर घुसने से पहले, जैसे यानी कि आप क्रॉस कंट्री या फिर आप जैसे मैराथन भागते हैं, अगर आपके शूज, आपकी शॉर्ट्स, आपकी वेस्ट, आपके जेल्स जो भी आप रखते हो, आप पूरे तैयारी के साथ आए हो, आपके अच्छे वाले अपने जूते नए पहने हुए हैं जिसमें कुशन है जी, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आपने ट्रेनिंग तो सभी ने की है लेकिन उससे आपको एडेड कॉन्फिडेंस, तो सिमिलरली वही चीज है। राइट राइट राइट। सर लाइफ में कभी कभार होता है, हम एक मतलब मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सबको पता होगा सर कि एक टीम ए ग्रुप है, सबसे ज्यादा ट्रस्ट शायद आपको टीम ए पे ही होगा, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको टीम ए पे ही होगा, ए टीम सॉरी, एंड डेफिनेटली मोस्ट लाइक माइंडेड आप ही लोग हो गए, इसीलिए वो ए टीम बनी है। सो जब हम एक नॉर्मल एक 20, 22, 23, 24 साल के लड़के के बारे में बात करते हैं, फिर किसी लड़की के बारे में बात करते हैं, कोई स्टार्टअप खोलना चाह रहा है, कोई कुछ काम खोलना चाह रहा है, तो एक चीज जो मेरे को रियलाइज हुई वो बस ये थी कि काम करने के लिए इंटेंट सेकेंडरी है, बट लाइक माइंडेड पीपल ढूंढना प्राइमरी है, जो कि मेरे को लगता है। सर लाइफ में कभी ऐसा होता है कि जिसको हम लाइक माइंडेड समझते हैं या जो हमें लगता है कि ये हमारे जैसा है, हमारे भाई के बराबर है, कभी कभार आदमी थोड़ा टेढ़ा निकल जाता है बाद में। उसमें मैं तो ये बोलूंगा कि शायद मेरी जजमेंट खराब थी कि मैं किसी को पहचान नहीं पाया, कोई लड़का किसी अपनी गर्लफ्रेंड को पहचान नहीं पाया। जब आपने ए टीम बनाई, आपने लाइक माइंडेड पीपल ढूंढे, आपका जजमेंट क्राइटेरिया क्या था कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करा सर मेरे को ट्रैकिंग पसंद है, मेरे दोस्त को ट्रैकिंग पसंद है, डजंट मीन कि हम लाइक माइंडेड है। बट लोग ऑफन ऐसी गलतियां करते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे लाइक माइंडेड का एक टैग लगाते हैं कि हाँ ये मेरे जैसा है। मेरे जैसे पागल चाहिए थे मुझे, और मेरे से भी 2 कदम आगे वाले। जो आपने स्टार्टअप वाला पॉइंट दिया और जो आपने बताया, उसमें आप एक चीज को याद रखना। मैंने देखो, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ए टीम मेरे फर्स्ट ईयर में खड़ी नहीं हुई थी, ए टीम मेरे 18वें या 19वें साल में खड़ी हुई, एंड ऑफ द करियर, या व्हेन जब हमारे को वो टास्क मिला और वो मिला तो वो लास्ट में खड़ी हुई है। उससे पहले मैंने एक स्पेशल फोर्सेस बटालियन देखी, मैंने इन्फेंट्री बटालियन में नौकरी की जी, मैंने एक नॉर्मल आरआर में नौकरी की, मैंने 31 आरआर जो पैरा वाली यानी स्पेशल फोर्सेस की आरआर है उसमें नौकरी की, मैंने एयरबॉर्न यूनिट में नौकरी की जो बाद में एसएफ में कन्वर्ट हुई मेरे टाइम। सो मैंने 5 इलीट, अभी बची सिर्फ इलीट में 2 ही मैं मानता हूं, एक एनएसजी बच गई है और एक स्पेशल ग्रुप बचा है। ठीक है, विकास जिसको आप एसएफएम बोलते हो, उसमें भी 4 विकास ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो मैंने 4-5 यूनिट्स देखी, कितने लोगों के साथ मैं रहा, कितने लोगों के साथ मैंने नौकरी की, लेकिन मेरे को पूरा निचोड़ मिलाकर 10 से 12 लोग मिले। आप भी लाइफ में ये बांध लो, जो आपका कोर ग्रुप होगा
जो आपके साथ उस लेवल तक पैशन शेयर करेंगे कि जान तो बहुत पीछे रह जाती है, यानी कि कुछ भी करने वाला जो एटीट्यूड है ना, वो आपको ज्यादा लोगों में मिलेगा नहीं। आप बड़ी सी बड़ी स्पेशल फोर्स में भी चले जाओगे, आप बहुत सही ऑर्गेनाइजेशन में होगे, लेकिन जो बंदे जो बियॉन्ड अपने काम के बियॉन्ड जो काम करेंगे, वो लोग तो आपको बहुत बहुत कम मिलेंगे। तो उनका लाइक माइंडेड, हमको ये टीम, मुझे हमारा एक ऑपरेशन होना था जो कि हमको टॉप लेवल पे मिला था। अगर वो ऑपरेशन हम करते तो हिंदुस्तान लड़ाई नहीं हार सकता था, यानी कि वो उसका उसका महत्व इतना था। हमने बहुत उसकी रेकी की, बहुत सब कुछ घूमे फिरे, पूरी तैयारियां की, तब मैंने ये बंदे टीम रेस की थी। और ये वो लोग थे कि जो बिल्कुल नॉर्मल टाइप लोग होंगे, लेकिन जब कार्रवाई करने की बारी आएगी, यह नहीं कि बॉडी बॉडी बनाई हुई है, हीरो की तरह घूम रहे, वैसे नहीं, नॉर्मल। यानी हर बंदे की कोई खासियत है, हर बंदा का जो माइंडसेट है वो है एक विनर का माइंडसेट। वो आपको, उनके लिए प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन आप बोल दो कि ये काम करना है, तो वो उसके 10 ऑप्शंस ढूंढेंगे कि ये काम कैसे हो सकता है। ये वाले ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे कि काम नहीं हो सकता, यानी नहीं हो सकता तो पॉइंट ही नहीं है। सो उस माइंडसेट वालों को ढूंढने के लिए टाइम लगता है गुलाम, यानी कि आपको वो पहले दिन नहीं मिलेंगे। जैसे आपने बोला दोस्त छोड़ जाए, जजमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, मैंने भी बहुत लोग देखे जो आए चले गए लेफ्ट राइट। तो दैट इज वाई मैं बोलता हूं कि टाइम लगता है। आपके साथ जो आप सोचते हो कि ये फाइटर निकलेगा, वो जब जिस दिन फायर फाइट होगी तो वो नजर नहीं आएगा। और जो आपको लगता है कि यार ये तो यार छोटा सा नॉर्मल इंसान है, ये क्या ये कर लेगा, वो उस दिन ऐसा फायर करेगा कि आप कहोगे कि ये इससे तगड़ा। तो ये आपके एक्सपीरियंस, और जैसे जैसे आप मैच्योर होगे, आप लोगों से मिलोगे, आप कार्रवाई करोगे, तो आपको लोगों के माइंडसेट पता शुरू हो जाएंगे। वो फौज में वो चीज बहुत क्लोजली करने को मिलती है, क्योंकि आप कॉम्बैट देख रहे हो, आप लड़ाई देख रहे हो, आप हर रोज उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, हर रोज आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बंदा उसका सोल्यूशन। सो जनरली आपको उसके माइंडसेट से आप वो टीम बना लोगे। बट सर फिर भी बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, मतलब मुझे कैसे पता रहेगा ये लाइक माइंडेड है मेरा? आपने डेफिनेटली बोला, मतलब मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि इट डेवलप्स ग्रेजुअली, 2 साल 3 साल 5 यानी कि देखो, सबसे पहले तो सबसे लाइक माइंडेड क्या है? लाइक माइंडेड यानी कि एक ही तरह के विचार रखने वाले लोग कौन से हैं? सबसे पहले तो उनका एक गोल होना चाहिए। हमारा गोल है देशभक्ति। किसी भी टास्क में कभी भी हमको नीचे ना देखना पड़े, हमारे देश की, हमारी आर्मी की, हमारी यूनिट की, हमारे रेजिमेंट की, ऐसा ना हो कि हमारी वजह से नाक कट जाए। तो हमारा सबसे पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है, अगर आपके साथ 50 लोग हैं, उसमें से जरूरी नहीं है कि 50 वही गोल देख रहे हैं, उसी इंटेंसिटी से, उसी पूरे दम से काम कर रहे हैं कि आपको लाएंगे कि भाई हम 50 के 50 ना, उसमें से वो 6 ही होंगे। तो वो 6 आपको परख कर पता लगेंगे। एंड इट नीड्स कंटिन्यूअस टेस्टिंग, राइट। एक इवेंट से आपका फाइटर पता नहीं लगता है, फाइटर पता लगता है जो हर रोज उस दिन को कर रहा है। एग्जाम्पल है, सुबह 4:30 बजे ही भागने निकल जाते थे, ठीक है, नॉर्मल फौज यानी जो हमारी यूनिट थी वो 6 बजे पीटी कर रही है, मैं 5:15 बजे ही या 5 बजे 1 घंटा पहले ही, 2 घंटा, तनख्वाह तो उतनी मिल रही है। तो जो फाइटर होगा ना, वो हर रोज आएगा 5 बजे, वो 5 बजने से 5 मिनट पहले ही उधर खड़ा मिलेगा आपको। आपको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी कि भाई तू इधर से आ जा, मैं कर रहा हूं, वो अब फोन आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है कि आज बारिश पड़ रही है, आज ये हो रहा है, धूप ज्यादा है, या फिर ये है। यानी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तुम पहुंचोगे, तुमको 1 सेकंड में रिपोर्ट लगेगी और तुम भागना शुरू 5 बजे।
वो 5 बजे ही उधर आके बैठा होगा। उसके लिए अगर उसकी रात की 2 बजे की ड्यूटी है तो वो हो सकता है कि 2 बजे आकर ही उधर स्टार्ट पॉइंट पे ही सो जाए। दैट यानी वो जो डेडिकेशन है, क्योंकि आसान नहीं है। आप इसको मानिए मेरी बात, ये आसान काम नहीं है। हर रोज वही काम अपने टास्क को करना, उसको इम्प्रूव करना, ये बहुत मुश्किल काम है। द मैन हु शोज अप एवरी टाइम एवरी डे, हर रोज आना है। सिचुएशन, टांग में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द सबके हो रही है, टाइम से खाना खाया, रात को अच्छी तरह सोए, ये ऐसे इतनी परफेक्ट लाइफ के बाद कि सब कुछ ही परफेक्ट चल रहा है, कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आप सुबह भागने जाओगे, आपको ठंड लगेगी, थोड़े दिन बाद कहोगे कि गर्मियां आ गई, फिर कहोगे कि अब ह्यूमिडिटी है। सो हर रोज करना, तो वो लोग जो उस वक्त हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अव्वल दर्जे का होगा। और ऑर्गेनाइजेशन, अगर द पावर टॉक शो है, इसको अपने 2 साल के अंदर किसी लेवल पे लेकर जाना है, तो जो आप एम्प्लॉइज रखोगे वो अगर आपकी विजन से सहमत नहीं है तो फिर वो लाइक माइंडेड पीपल नहीं है, फिर तो वो उसकी नौकरी है, आप उसको पे कर रहे हो, आपका एम है उसको नंबर 1 बनाने का, उसका एम है तनख्वाह ले जाने का। तो जो बियॉन्ड द तनख्वाह वाला काम है ना, वो मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, वो लाइक माइंडेड पीपल। राइट। सर, आपने अभी बताया कि आपने 3 बार प्रोबेशन करी स्पेशल फोर्सेस के लिए। एवरी एक्सपीरियंस टीचेस यू समथिंग। जब आप फर्स्ट प्रोबेशन में गए, उसके बाद सेकंड प्रोबेशन में गए, थर्ड कंप्लीट होने के बाद आप यूनिट में चले गए, चेंज क्या हुआ? वो लर्निंग, आपको क्या डिफरेंट लर्निंग मिली जो आपको फर्स्ट या सेकंड में नहीं मिली? देखो, इवेंट्स, रगड़ा, पूरी रात जागना, भागना, फिर आके बुक रिव्यू लिखना, पिगरी में पड़े रहना हफ्ते हफ्ते, ठीक है, वो सब चीजें तो बंदा जब प्रोबेशन के लिए वॉलंटियर करता है, वो सब उसको मालूम है कि ये होगा, वो उसके लिए तैयार होता है। पहली प्रोबेशन में मुझे विश्वास नहीं था कि मैं क्लियर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं बिल्कुल एकेडमी से बाहर निकला और फिजिकली मैं फिट था, मेरे को कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं लगती थी कि मैं क्लियर नहीं करूंगा, और मैं फिजिकली फिट था। मैंने प्रोबेशन भी ठीक की थी, जहां पर जो भी टास्क दिए थे मेरे हिसाब से मैंने ठीक किए थे, पर नहीं हुआ। सो फर्स्ट प्रोबेशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था कि अगर ड्रीम्स, देखो 2 टाइप के लोग हैं। आपने किसी चीज का ड्रीम किया और किसी कारणवश आपको नहीं मिला, आपने वो ड्रीम छोड़ दिया, कहानी खत्म, वापस घर चलो और अपना दूसरा करियर ऑप्शन जो भी करना है आपने अपनी लाइफ में। मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं था। तो जब फर्स्ट प्रोबेशन नहीं हुआ, यानी हार्ट ब्रेक तो बहुत बड़ा था, मेरा बहुत दिल टूटा। बट मैंने उसको कहा कि अभी भी मेरे पास मौका है, मेरे को ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने फिर दोबारा कोशिश की, और फर्स्ट से सेकंड में ये था कि एक तो प्रोबेशन की ड्यूरेशन बड़ी हो गई थी, और मेरे दिमाग में था कि मुझे सब कुछ भी करूंगा तो भी मुझे कुछ और करना है, बिल्कुल ही अच्छी तरह से कार्रवाई। हालांकि मैंने फर्स्ट में भी उतनी जान लगाई थी, पर सेकंड में फिर मैंने मेहनत करके उसको, कोई ऐसी खास मैंने चेंज की नहीं थी। लेकिन फर्स्ट में मेरा फिजिकल फिटनेस लेवल बहुत हाई था, सेकंड में मैं उतनी तैयारी नहीं कर पाया, और जाते ही मुझे पहले 3-4 दिन में ही 30 किलोमीटर वाला स्पीड मार्च भगा दिया था। तो मुझे उसको खत्म करने में यानी बहुत जान लगानी पड़ी थी, पर मैं मेंटली स्ट्रांग था और मेरे को करना था, तो मैंने किया। सो ये छोटी मोटी चीजें थी, बाकी सेकंड में मैंने क्लियर करके रहा। थर्ड प्रोबेशन मैं कहूंगा सबसे डिफिकल्ट इसलिए था, नॉट बिकॉज वो थर्ड प्रोबेशन था, वो थर्ड प्रोबेशन इसलिए था क्योंकि मेरी एज नियरली 30 ईयर्स हो रही थी। वही मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट। थोड़ा मैंने जो पहली वाली की थी वो 23-24 साल में की थी, तो 5-6 साल,
और आप ना लाइफ में एक, हालांकि और मैं फील्ड से जा रहा था, फील्ड में आपको फिजिकल फिटनेस बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता। और दूसरा है कि 5 साल के बाद आप एक फौज में सीनियोरिटी में मेजर बन चुके हो। 6 साल में मेजर बनते तो मैं बनने ही वाला था, ठीक है, 5 साढ़े 5 साल आपको एक फौज की आदत हो जाती है आपका, क्योंकि आप वो एकेडमी से निकले हुए लेफ्टिनेंट नहीं है। आपने 5 साढ़े 5 साल नौकरी कर ली तो आपको थोड़ी लोग रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, रैंक का फर्क पड़ता है आपके, आपने इतनी जगह ऑपरेशन कर लिए, ट्रूप्स के साथ घूम लिए, आपका एक फौज में ही एक रुतबा थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो उस माइंडसेट को तोड़ के दोबारा वो कार्रवाई करना, बिकॉज प्रोबेशन में तो आपको जो टास्क देगा वो आपका रैंक तो आप लगाते ही नहीं हो, तो आपको जूनियर भी देगा, सीनियर भी देगा, सीनियर ज्यादा नहीं तंग करेंगे, जूनियर। तो उस चीज को जो करना है, उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा था। पर मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत ड्रिवन था, क्योंकि मैंने स्पेशल फोर्सेस में सेकंड प्रोबेशन के बाद नौकरी कर ली थी। उसके बाद मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था, तो मुझे मालूम था कि इसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं, मेरा ड्रीम था। तो मैंने कुछ भी कर के मैंने वो प्रोबेशन भी की। तो यही तीनों में फर्क है। बाकी वो जो कहते हैं कि जिसने ठानी है कि मेरे को करना ही है, उसके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। एक ना सर, मैंने एक पॉडकास्ट में जेकब सर की एक बात सुनी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हथियार के साथ तो कोई भी मार सकता है, स्पेशल फोर्सेस वो है जो निहत्थे पानी में, टेरेन में, वैली में, पहाड़ों पे, प्लेन्स में, कहीं पे भी किसी को तोड़ सकता है। आपका कोई एनकाउंटर हुआ सर स्पेसिफिकली फॉर अनआर्म्ड कॉम्बैट किसी मिलिटेंट के साथ? क्लियर अनआर्म्ड कॉम्बैट तो नहीं हुआ है कि जिसमें बॉक्सिंग ही शुरू होगी वो मिलिटेंट के साथ, क्योंकि वो भी हथियार के साथ है, हम भी हथियार के साथ ही हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन बहुत क्लोज इनकाउंटर हुए हैं जिसमें लगभग आमने सामने ही हुआ है कार्रवाई। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी बताया था, इसमें मेरे टांग में स्प्लिंटर्स लगे थे काफी, और इसमें यानी कि मेरे से 1 मीटर की दूरी से भी कम पे मिलिटेंट था। इतना दूर? हाँ, आप तो बहुत दूर हो, और भी पास उसका बैरल मेरे पास है। वो मेरे को गोलियां क्यों नहीं लगी आज तक मैं कभी सर एक बार समझ नरेट कर दीजिए प्लीज इसको। हम लोगों को खबर थी तो ये थोड़ा ऑपरेशन थोड़ा हम लोग इस इंट पे काफी टाइम से काम कर रहे थे, इंटेलिजेंस था हमें, दो तीन मिलिटेंट थे जनरल एरिया में आते थे, तो 3-4 महीने से लगे हुए थे। मैं छुट्टी वुट्टी सब बंद की हुई थी अपने क्लोज ग्रुप की। और प्रॉब्लम ये थी कि जो रियल टाइम इंटेलिजेंस होती है कि अभी मिलिटेंट बैठे हैं, तो वो हमारे पास नहीं थी, और वो एरिया था माउंटेन्स का। सो वहां पर उस टाइम पे, वही 2006-07 की बात, 5-6 की, तो मोबाइल्स नहीं थे, कोई नेटवर्क नहीं था। सो अब हमारे पास इशू था कि हम सोर्स को, या फिर जो भी हमें खबर देता है हमारा जो बंदा था, कि उसको क्या करें कि कैसे। तो ये बड़ी तगड़ा ऑपरेशन है ये, इन द सेंस कि जो हमने वो मिलिटेंट मारे वो काफी दिमाग लगा हमारा उसमें। सो हमने उसको अपने दिल्ली से जो मोटरोला के नकली वाले सेट होते हैं छोटे वाले, मोटरोला, तब पता नहीं 5-10 हजार के मिलते थे, वो कितने के मिलते थे, वो जो बच्चे जिससे खेलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट उसमें 2 सेल डाल दो अपने बड़े वाले, तो वो हमने खरीद के मंगाए दिल्ली से मैंने। और अब सोर्स को हम रेडियो सेट दे नहीं सकते हैं, अपना फौज का रेडियो सेट तो देनी, तो यही हमारे पास इम्प्रोवाइज तरीका था। पर वो ठीक था, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप लाइन ऑफ साइट में वो दूर से भी बात करता था वो सामने वाली पहाड़ी से, तो आवाज उसकी पूरी आती थी। तो हमने उसको दे दिया कि अगर गुम भी हो गए, लेकर भी भाग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने वो खरीद के दिए उसको, और हमें एक दिन दोपहर के आसपास 3-4 बजे के आसपास खबर आई कि बंदे आए हुए। अभी ऐसी खबर तो देखो पूरे JNK में आती है कि मिलिटेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तो सभी को मालूम है, तभी फौज बैठी है, तभी तो ये कोई खबर नहीं है कि आप इसमें। तो बोला भाई आप आगे हैं, अंदर है,
घर पे और खाना वाना बनना शुरू हो गया, खाना खा के जाएंगे। जब मुझे मालूम था तो मैं एक पार्टी एज अ स्टॉप हमेशा उस जनरल एरिया में रखता था, क्योंकि पहाड़ों में आपको 200 मीटर अगर खाई में उतर के जाना है तो वो आपके 45 मिनट ले लेगी, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि पहाड़ियां वैसी ही हैं। और तो हमने एक पार्टी रखी जिसमें हम लोगों ने जिस घर की हमें खबर आई थी, तो एक पार्टी हम दूर रखते थे ताकि मिलिटेंट को लगे कि इधर फौज है। वो काफी दूर थी तो उसको लगता था कि इधर फौज हर रोज आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ऐसी है कि जब हमने को खबर आई तो हमारी जो, क्योंकि छुट्टी जवान पैदल ही जाते थे, तो जो हमारी छुट्टी पार्टी वाला था वो रूट उधर से ही निकलता था। तो हम लोगों ने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था कि हम 12-14 की पार्टी दिखाएंगे और 5-6 लोग उसमें से नीचे रुक जाएंगे और 5-6 ऐसा मूवमेंट कर देंगे कि लगेगा कि छुट्टी वाले अपने जा रहे हैं, ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो हमने वो सिस्टम किया और इस कार्रवाई से हमने वो लॉन्च किया और हम 5-6 लोग रुक गए और बाकी 8-12 की पार्टी हमने निकाल दी। तो उसको अगर मिलिटेंट ने देखा होगा या उसकी जो अर्ली वार्निंग है, जो उसकी खबरी, उन्होंने देखा, उनको लगा वो फौज रुकी और नीचे हम थोड़े साइड में रह गए। देखकर शाम के 4-4:30 बज रहे थे, तो 5-1 बजे का टाइम होगा। तो हमने वो करके अचानक से, क्योंकि वो पगडंडी ऐसे आकर पीछे से सीधा उसके घर पे ही आती थी, नीचे से हमने फौज निकाल दी। हम लोगों ने 5 ही लोग थे हम, मेरा बड्डी 3 जगह से हमने रोका, बिकॉज उससे ज्यादा हम करते तो हमारा सरप्राइज नहीं रहता उस ऑपरेशन का। तो हम गए अंदर, मैंने उसको जल्दी से किया। तो वो फर्स्ट फ्लोर में चेक किया, नीचे तो जहाँ पर वो गाय रखते हैं वो तक था। ऊपर से मैंने देखा नीचे जाकर एक ऐसे वो लोग रखते हैं, रात को चारा डालने के काम आता है वहां पर, जेंट के में से घर होते। मैंने अपने AK के बैरल से देखा कि है कि नहीं, तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैंने पीछे मुड़ा, कई बार आपको वैसे जैसे ही पीछे मुड़ा जैसे लगता, तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। तो मेरे से लगभग इतनी दूरी पे उसका हथियार था और उसने पूरा 30 राउंड का जो बर्स्ट था मेरे पर मैगजीन खाली कर दी। मेरे पीठ थी तो मैंने भी अपना वहां से फायर किया, लेकिन मेरे फायर थोड़ा साइड में गया हुआ। वो राउंड्स मेरे को, और गोलियां क्यों नहीं लगी मुझे आज तक समझ नहीं आता। वो यानी कि क्लोजेस्ट है, उतना पास, यानी कि मैं उसकी जो शरीर की जो खुशबू थी, जो मे बी वो बकरवाल था, तो जो एक खुशबू आती है वो मेरे को आज तक, एक तो राउंड फायर होने की अलग ही खुशबू होती है, गन पाउडर की, और वो जो थी वो मेरे को उसकी आंखें और उसका चेहरा भी याद है। उसके बाद मैंने 2 कदम लिए, फर्स्ट फ्लोर से 12-14 फीट नीचे मारा जंप, मैं कंधे पे गिरा 3-4 सेकंड। सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी ने एक राउंड मारा तो समझ में आता है कि डेविएट हो गया, नहीं लगा, दूसरा भी तीसरा भी समझ में आता है, बट मेरे को लगता नहीं है कि सामने वाले के रिएक्शन का जो रिस्पॉन्स है, अगर वो 1-1.5 सेकंड का तो होता ही होगा। अगर मान लो फायर चलाए किसी ने, 1 सेकंड बहुत बड़ा टाइम होता है। 30 बर्स्ट जब मारे उन्होंने, वो कहाँ गए मतलब? यानी कि वो मैंने जब हमने उसको अगले दिन सुबह मार दिया था, यानी जब, तो मैंने घर में आकर देखे थे, वो पूरे बर्स्ट ऐसे शुरू हुए और ऐसे करके उस सामने वाली दीवार पे पूरे लगे हुए थे प्रिंट्स दिखे? हाँ, प्रिंट गोलियां थी उसमें, तो वो ऐसे करके लगे। एक्चुअली क्या हुआ कि बिकॉज जब आप हफड़ा दफड़ी में फायर करते हो तो एम खैर तो उधर जरूरत नहीं थी, लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है, तो वो मेरे पे फैलाव हो गया और मैं बच गया। तो उसने ग्रेनेड मारे, ग्रेनेड मेरे स्प्लिंटर्स मेरे लगे। वो मेरा सबसे क्लोजेस्ट इनकाउंटर था मेरे ख्याल से, यानी कि नियर डेथ। फायर फाइट्स 10 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर पे मैंने बहुत देखी है, फायर फाइट्स देखी है, पर उतना क्लोज गुत्थम गुत्था तो उसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी हथियार वाला है, मैं भी हथियार के साथ हूँ। गुत्थम गुत्था करके मिलिटेंट, हाँ अगर आप वैसे करोगे तो स्पेशल फोर्सेस वगैरह तो ट्रेंड सोल्जर्स हैं, अगर मिलिटेंट से गुत्थम गुत्था भी होगी तो भी उसको हरा ही देगा वो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है हमारे में। लेकिन वो क्लोजेस्ट था, उसमें मेरे स्प्लिंटर लगे और अगले दिन हमने फिर सुबह उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो पूरी रात में वो बहुत ठंड पे रहा, कम से कम
उस पर बर्फ ऊपर हायर रीचेस पे पड़ गई थी, नीचे नहीं पड़ी थी, सूखी सर्दी थी, मेरे बडी को भी लगी, उसको इवैक्यूएट कर दिया, मैं इवैक्यूएट भी नहीं हो पाया। सो पूरी रात फायर करता रहा धीरे धीरे, एक एक दो दो राउंड। फिर हमने थोड़ी देर बाद, एक डेढ़ घंटे बाद हमारी रीइंफोर्समेंट्स भी आ गई थी, बिकॉज जब एक बार कॉन्टैक्ट इनिशियल रोकना वाज द मेन थिंग। तो ये था। तो उस मिलिटेंट को आपने ही मारा था या फिर? नहीं, नेक्स्ट डे तो फिर हमने, फिर वो घर वाले बाहर हो गए थे सारे, तो हमने फिर उसको एंगेज किया। 2 बंदे थे उसमें, एक को तो जो इनिशियली शाम के टाइम ही गोली लग गई थी, वो मेरे ख्याल से ब्लीडिंग से मर गया था। अगले दिन जो मेन था जिसने मेरे को फायर किया, उसको अगले दिन सुबह मारा था, आरएल का भी यूज किया था। और फिर करके एक बार जब चीजें सेटल हो गई और हमने अच्छी तरह कॉर्डन वॉर्डन लगा लिया, गांव वालों को सबको साइड में कर दिया था, हमने बोला था सरेंडर करने को, पर उसने किया नहीं, तो फिर बाद में हमने उसको सर कर्नल कश्यप ने एक चीज बोली थी, ओनली फूल्स फाइट फेयर। ये तो मैंने आपके साइड की स्टोरी सुन ली कि जहां पे आपने किसी को ट्रिक करा, आपने दिखाया कि एक टुकड़ी जा रही है, घर जा रही है, बट आप दूसरी साइड से चले गए। मिलिटेंट की साइड से ऐसा कोई इवेंट जहां पे आपको लगा कि यार ये तो हमें फंसाने वाला था, या फिर तो हमें ट्रिक करने के चक्कर में है? नहीं, तो हम तो ट्रिक हो गए थे, मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। किसी मिलिटेंट ने आपको ट्रिक करा हो जब? हाँ, एक फौज की सेइंग है कि फौज क्या नॉर्मल यानी टैक्टिक्स है कि जो जब भी आप एम्बुश के लिए जाते हैं, ऑपरेशन के लिए जाते हैं, जो आपका रूट इन होता है और जो रूट आउट होता है वो अलग होना चाहिए। बिकॉज आपको दुश्मन ने अगर जाते देखा आप उसी रास्ते से वापस आए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसका आपको क्लियर एग्जांपल दूंगा। 2003 की बात है, हम लोगों को खबर मिली थी एक स्पेसिफिक, और हमारा जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें बीएसएफ भी थी और हमारा स्पेशल फोर्सेस का मेरा ट्रूप था और जेएंडके पुलिस थी, उनके एसटीएफ, उनके खुद आई थिंक सो डीएसपी नहीं एसपी ऑप्स भी साथ में आए थे। बहुत तगड़ी खबर थी। तो हम लोग उनके साथ जा रहे थे गाड़ियों में, तो हम गए क्योंकि जल्दी खबर आई और जल्दी एक्शन करना पड़ा। हम निकले और उठाया सामान, बिकॉज जब भी आपको खबर मिलेगी तो आप को सबसे पहले एक्शन करना है। आप ये नहीं सोचोगे कि टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, बिकॉज एक एक सेकंड मैटर करता है। तो हम लोग गए वहां पर, खबर वर्क ऑपरेशन किया, पर्टिकुलर जगह से निकले और पूरी गाड़ियां 8-10 गाड़ियां हो गई थी, बिकॉज इतना महकमा था। निकले और गए ऑपरेशन करने। वहां पर हमने किया ऑपरेशन, लेकिन वहां पर हमें कोई सक्सेस नहीं मिला। यानी कोई या तो मिलिटेंट थे वो पहले निकल गए या फिर हमारे आने में देर हो गई ना। फिर क्या हुआ कि हमने फिर बोला कि चलो वापस चलते हैं। सो मैंने बोला कि हम लोग बोला कि पुलिस वालों ने बोला कि हम आपको ड्रॉप कर देंगे, तो यानी उसी जहाँ से आए थे। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सोचा कि ये लोग दूसरा रास्ता लेंगे, क्योंकि हम कुछ रास्ता पैदल चलते थे, फिर क्रॉस कंट्री नीचे उतर गए, फिर कहीं से गाड़ी पकड़ी, थोड़ा 5 किलोमीटर उसमें चले, फिर घूमकर, तो हम ऐसे मिक्स मैच करते रहते थे। पर उस केस में क्या हुआ कि वो एक ही रोड थी और हमको उसी से वापस आना हुआ। हम लोग पिछली वाली गाड़ियों में थे। तो एक पॉइंट पे जाकर, क्लासिक जगह थी जहां पर रोड ऐसे, कश्मीर वैली की बात है, और रोड ऐसे घूम के जा रही थी। वहां पर ऐसे छोटे छोटे रिवाइंस बने हुए थे, यानी छोटे छोटे पहाड़ से थे। और उसके बाद मेरे को क्लियरली डिस्टिंक्ट याद है, मैं पीछे वाली गाड़ी में था तो मैं देख सकता था। तो एक जगह पे आकर रोड के दोनों तरफ हाइट्स थी, बहुत ज्यादा हाइट्स नहीं थी, थोड़ी हाइट्स थी, और छोटा सा बाजार था। जहां बाजार खत्म होता था वहां पर एक हैंड पंप था। और मुझे उस एरिया को देखकर लगा कि यहाँ पर ना कुछ पंगा पड़ेगा, तो मैंने अपनी गाड़ियां हमने पीछे ही रोक दी,
जो 2-3 थी, बाकी बीएसएफ और पुलिस वाले थोड़ा सा आगे हो गए। इंट्यूटिवली फील हुआ? हाँ, मेरे को लग गया कि ये, मेरे को पहले जब हम उसी रूट पे वापस आए, 2-3 किलोमीटर वापस आ गए, तो मुझे लग रहा था कि ये सही नहीं है। यानी कि पूरा गांव ने हमें दोपहर के 2-3 बजे, हमारे दिन में ही खबर आई थी, तो पूरे या तो रात को निकले होते तो किसी को पता नहीं लगा कौन आया कौन कहाँ चला गया। पूरे दिन में उन्होंने मैं उस रूट से जाते देखा, इतनी फौज को उसी, तो मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने उसको, अपनी गाड़ियों को, ड्राइवर को बोल के, हम अपनी गाड़ियां पुलिस की गाड़ियों में ही थे, तो हम लोगों ने, मैंने उसको थोड़ा पीछे कराकर पीछे कर दिया। जैसे ही वो बाजार क्रॉस होकर निकला, क्योंकि लोग तो देख रहे थे, थोड़ा सा आगे गए तो वहां पर क्लासिक एम्बुश की साइड थी। वो ऊपर सेब की पेटियां पड़ी हुई थी, जो पेटियां रख देते जी, वहां पर लगी हुई थी 15-20, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और गाड़ियां चली आगे, रोड का बेंड बन रहा था, छोटा सा एक स्पीड ब्रेकर था, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग। हाँ हाँ, हैंडपंप था वहां पर, 2-3 जवान लड़कियां, यानी यंग लड़कियां वहां पर पानी वानी भर रही थी। उन्होंने पुलिस को देखकर हंसना शुरू कर दिया, और जो स्काउट वाली गाड़ी थी उसका स्पीड कम होनी थी, और वहां पर उन्होंने सूमो टाइप दिखाई, जिसमें साथ में सूमो थी जो रिपेयर पे थी। तो यानी वो वहां से स्पीड में आप निकल ही नहीं सकते थे, रोड भी नैरो हो रही थी। तो मैंने उसको पीछे से, मैं ऑब्जर्व कर सकता था, मैंने इनको आगे वालों को पास किया, पुलिस को बताने की, मैं भी सेट पे पास ही किया कि आप देखना, थोड़ा ये एरिया डेंजरस है, ठीक है। इतनी देर में जो वो पेटियां थी उसके पीछे से मिलिटेंट्स ने बर्स्ट मारा, यानी उन्होंने फुल, यानी कि फायर फाइट शुरू हो गई, कॉन्टैक्ट इनिशिएट कर दिया। लड़कियां वो थी, वो लड़कियां देखकर पुलिस वालों ने उनकी तरफ ध्यान दिया, सुमो में वैसे ही थी, वो लड़कियां भाग गई। उसके बाद वहां से खूब फायर आया, उसमें पुलिस के 2 जवान शहीद हुए और बीएसएफ का एक और कितने दूर थे? हम लोग उससे, हम तो 100-150 मीटर, मैंने बाजार के पीछे ही, पर मेरे को दिखाई दे रहा था, दिख रही थी। हाँ। तो हमने क्या किया, वहां से गाड़ियों से उतरे और भागकर उनको पीछे से पकड़ने की कोशिश की, पर उनका एम क्लियर था, उन्होंने खूब फायर किया, यानी 10-15-30 सेकंड में ही उन्होंने कम से कम 1000 राउंड फायर किए होंगे, खूब। एक तरफ से उन्होंने ऑटोमेटिक लगाए हुए थे, यानी पीका थी, और एक तरफ से एक उन्होंने दोनों तरफ से रोक कर, तो हमारी 3 कैजुअलिटी हुई, और 2 जवान घायल हुए और 3 फेटल हुए, यानी 3 की डेथ हो गई, 2 पुलिस के और 1 बीएसएफ का, और 2 घायल हुए। हम लोग गए पीछे, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए। तो ऐसे ट्रिक, यानी कि क्लासिक एग्जाम्पल, जो बिल्कुल सिखलाई के हिसाब से जो आप रूट फॉलो करते हैं, उसमें आपको उसको कभी वापस नहीं लेना चाहिए। एंड अगर हमने अलग टुकड़ियों में आए होते, कहीं और से गए, मे भी थोड़ा लंबा, हम लोग हमेशा स्पेशल फोर्सेस में ये मानना है कि, और अगर कोई ठीक बंदा भी है जो टैक्टिकली करेक्ट है, कि हम हमेशा कुशन टाइम लेकर चलते हैं। अगर नॉर्मल फौज 3 घंटे का टाइम में इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाएगी, तो हम उसको 5.5 घंटे लेकर चलते हैं। नॉट दैट कि हम फिजिकली अनफिट है, बट एरिया को ऑब्जर्व करना, कंटीजेंसी करना, ये सब। सो उन्होंने अगर उसमें किया होता तो हमारे जवान नहीं जाते। हम लोग लकी इसलिए थे क्योंकि मैंने लास्ट गाड़ियों में रखा था, और मुझे शुरू से लग रहा था कि हम सेम रूट पे जा रहे हैं, तो हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हमारे बंदे सारे सेफ थे। हमने काउंटर एम्बुश करने की कोशिश की, लेकिन वो डिस्टेंस काफी था, हालांकि वो भागते गए, हम पकड़ नहीं पाए। और ये था जिसमें मिलिटेंट्स थे, तो मेरे को क्लियरली याद है। सर, क्या थॉट होते दिमाग में व्हेन यू सी अपनी डेथ आधा मीटर दूर, या 2 फुट दूर, 3 फुट दूर? एज ए ह्यूमन हम काफी जुड़े हुए हैं अपने रूट से, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, गर्लफ्रेंड, भाई, दोस्त, यार। ऑब्वियसली जान पे बनी आती है तो शायद मैं अपनी गाड़ी वाड़ी के बारे में नहीं सोचूंगा, बट डेफिनेटली पेरेंट्स, घर वालों के बारे में जरूर सोचूंगा। आपका थॉट बेसिकली क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था इन दोनों ऑपरेशंस में, जब जो आपने बताया कि
जो पहला ऑपरेशन था उसमें तो मेरे को, यानी घर वर के तो आप सोचते नहीं हो, आपको अपनी जान बचानी है। और फायर फाइट में जिसके पास इनिशिएटिव है, वो इनिशिएटिव फर्स्ट केस में तो मिलिटेंट के पास ही था। जी। अब वो कैसे मिस कर गया, उसकी ट्रेनिंग कमजोर थी या मेरी किस्मत अच्छी थी, वो मैं आज तक नहीं पहचान कर पाया। लेकिन आपको फर्स्ट मौका मिला तो आपने इनिशिएट करना ही है कांटेक्ट। जी। आपने आइडेंटिफाई पॉजिटिव, आपको पता लग गया कि ये मिलिटेंट है, क्योंकि आधे टाइम तो पता ही नहीं लगता कि मिलिटेंट है, हथियार नहीं दिख रहा, ये नहीं हो रहा, दूर बैठे हो, सस्पेक्टेड है, आप सिविलियन को शूट नहीं कर सकते, कहीं आपने मिलिटेंट समझ के सिविलियन मार दिया तो स्पेकुलेशन फायर स्पेकुलेटिव कुछ है ही नहीं। और आप अपनी टेरिटरी में फायर कर रहे हो, आप दुश्मन से तो लड़ ही नहीं रहे, कन्वेंशनल यानी जो आमने सामने की लड़ाई है वो है नहीं जी। वो आपके अपने ही लोग हैं, तो आपको सिविल्स का भी ध्यान रखना है जी। बट फिर भी जो फर्स्ट इनिशिएटिव जो है, वो जिसके पास फर्स्ट इनिशिएटिव है वो 90% लड़ाई जीतेगा। और अगर आपके पास फर्स्ट इनिशिएटिव नहीं है तो आपकी ड्रिल्स और आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको काउंटर कर सकें। राइट। तो मैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और जो फर्स्ट इनिशिएटिव में रहा हूं, कई जगह फायर आया है जहां पर वो फायर ऐसा होता है क्योंकि आदमी को मारना आसान नहीं है, हम भी गैप रखकर चल रहे हैं। आप फर्स्ट बर्स्ट अगर आपने बचा लिया, जो फर्स्ट इनिशियल फायर खुला, एम्ड फायर, तो फिर आप वो फायर फाइट सस्टेन कर जाते हो 90%। वो अलग बात है कि दूसरे दिन किसी की गाज खुला और 4 घंटे बाद भी हो सकती है। जी, जी। लेकिन जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है लड़ाई का, जो कहते हैं ना फर्स्ट स्ट्राइक जो है, आपको वो बचानी है। बाकी एज फार एज अपने नियर और डियर वंस, अपने क्लोज लोगों का याद आना, उस टाइम पे तो कुछ नहीं आता, बिकॉज यू आर हीट ऑफ द मूवमेंट, एड्रेनलिन रश है, आप फायर में हो, 1000 चीजें सोच रहे हो कि इधर करना है वो। हाँ, वंस जब वो खत्म हो जाता है, थोड़ा मेलो डाउन हो जाता है, तब आपको मालूम चलता है कि मैंने ये गलती कर दी, यानी ये मैं अच्छी तरह कर सकता था, ये मेरे प्लस पॉइंट्स थे। लेकिन आपने इतनी ट्रेनिंग ली है, आपने इतने कॉन्टैक्ट्स देखे हैं कि आपकी दिमाग और माइंड एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लिए अट्यून हो जाता है जी। सो आप वो सब नहीं सोचते। अभी आप सपोज कहीं पे जा रहे हैं मार्केट में अपनी फैमिली के साथ, आपको कोई हथियार के साथ आपके ऊपर अटैक करता है या आपकी फैमिली के ऊपर अटैक करता है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं अपनी मदर को फर्स्ट बचाऊंगा या सिस्टर को या फादर को। जी। जो आपके सामने आएगा उसको आप बचाने की कोशिश करोगे। अगर आपके ऊपर ही अटैक आया है तो सबसे पहले आप अपने आप खुद को बचाओगे उनके बारे में। सिमिलरली वो वैसी बात है, तो बंदा इनिशियली नहीं सोचता, हाँ बाद में कभी थोड़ा सा याद आता है, हाँ यार ये तो गलती हो गई जो, लेकिन ठीक है। सर, ह्यूज रिस्पेक्ट एंड बहुत बड़ा सल्यूट आपके लिए, बट आई थिंक कि जितनी रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो उतने ही आपके पार्टनर मैम डिजर्व करती है। बिकॉज सर, एक नॉर्मल बहुत बेसिक सी चीज है, अगर हम एग्जांपल देता हूँ कि राफ्टिंग करने जा रहे हैं, किसी की बंदी या गर्लफ्रेंड मत कर यार डूब जाएगा, बंजी जंपिंग कर रहे हैं तो नहीं ये नहीं करना, रस्सी खुल जाएगी तो क्या होगा। मैम के लिए मतलब इसलिए मैं बहुत ज्यादा उनको उनके लिए भी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कभी भी आपको ऐसा फील हुआ कि यार कि शायद थोड़ा सा मैं लो ऑन फ्रीक्वेंसी फील कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मे बी जो मेरा प्रोफेशन है एंड माई वाइफ डजंट लाइक्स इट, और मे बी उनको मेरी बहुत ज्यादा मेरे से प्यार मोहब्बत है, ऐसे कुछ कभी फील हुआ आपको? मतलब थोड़ा पर्सनल है ये, बट नहीं मैं थोड़ा तो मैं आपको इसको और पहले से क्लियर करता हूँ जी। मैं 4th जनरेशन आर्मी में हूँ जी। तो जो मेरी फादर हैं 1965 और 71 दोनों की लड़ाई उन्होंने देखी है। हाँ, तो 1971 की लड़ाई में मेरे फादर, 65 में तो वो बैचलर थे, लेकिन 71 की लड़ाई में मेरे फादर की मैरिज हो गई थी।
जी। और वो वेस्टर्न एरिया बॉर्डर्स में डिप्लॉयड थे, पंजाब एरिया में। और मेरी मदर अकेली थी। तब मेरी दो छोटी मेरी सिस्टर्स थी, और एक होगी मेरे ख्याल से 3 साल की, और एक होगी 4 साल की, और एक 2 साल की। जी। तो मेरी मदर ने वो वाला टाइम देखा है, वॉर वाला। ये तो सीआई ऑप्स है, इसमें गोलियां चली नहीं चली, ठीक है। वॉर जिसमें एक्चुअल इंडिया पाकिस्तान लड़ रहा है, फर्स्ट पॉइंट। तो मेरी मदर की, पहले मैं, वाइफ तो लेटर स्टेज में आई है, तो मैं आपको मेरी मदर का बता देता हूँ। उसके बाद मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों आर्मी ऑफिसर्स को मैरिड है, दोनों इन्फेंट्री हैं। बड़े वाले कुमाऊं रेजिमेंट थे, दूसरे वाले स्पेशल फोर्सेस से ही हैं, वो 1 पैरा में मेजर जनरल है, अभी सर्विंग है। बड़े वाले रिटायर हो गए। जिस दिन मेरी छोटी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई जून 99 में, उसके अगले दिन मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, वो स्पेशल फोर्सेस में जो थे, वो अब विजय में डिप्लॉय हो गए। नेक्स्ट डे? हाँ, नेक्स्ट डे, एंगेजमेंट के अगले दिन ही, जिस दिन एंगेजमेंट की उसी अगले दिन। तो वो एक, तो मेरी फैमिली में जो मेरे घर वाले थे ना, जब मेरी मदर, सिस्टर्स और ये सब, इनको मालूम था, बिकॉज उन्होंने वो एनवायरनमेंट देखी थी। वो थी माई वाइफ वॉज हर, जो उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने 65 में यूनिट 9 जैकरिफ कमांड की थी, पर उनके फादर फौज में नहीं थे, तो वो सेमी फौज के बैकग्राउंड से थी। एंड मैं फील्ड में ही था जब हमारी मैरिज हुई थी। तो ये तो उनको पहले बता दिया था कि पैराशूट रेजिमेंट में, स्पेशल फोर्सेस में, तो उनको मालूम था कि ये सब मेरी सिस्टर्स ने, और वो सब उनको पहले जो ग्रूमिंग हुई थी कि भाई तू जरा ये ध्यान रखना, चिट्ठी आएगी। तब तो फोन वोन, हम लोग उस टाइम पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे, तो वहां पर तो फोन ही काम नहीं करते थे, हम चिट्ठियां लिखते थे। ये है 2007 की बात, 2008। तो ऐसी वाली ग्रूमिंग उनकी शुरू से रही है, और उनको मालूम था मेरा माइंडसेट। इवन जब हम पीस में भी आते हैं तो भी डिप्लॉयमेंट आ गए, जा रहे हैं, कभी है वो। तो बेटर हाफ्स और जो वाइफ्स हैं, वो लोग समझते हैं उनका सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा है, यानी कि इट इज अ ग्रेट सैक्रिफाइस। मेरे 2 लड़के हैं, उनको मैं हार्डली मैंने देखा है अपनी सर्विस में, और तो बड़े हो गए 13 और 9 इयर्स के। तो जब आप अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, और जो आपके साथ मैरिज भी करना है, उनको मालूम है कि ये जो काम उनके हस्बैंड कर रहे हैं, वो जो कॉल ऑफ ड्यूटी है, वो बहुत बड़ी है। तो वो उस माइंडसेट से आते हैं। आप उनकी कैसे ग्रूमिंग करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं। जी। हाँ, देयर आर टाइम्स, जैसे मैं कभी मिस कर दिया कि किसी कजन की वेडिंग में नहीं था, ये सब नहीं था, और ठीक है, वो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। वो सब अब आप वो उस चीज को अगर आप ज्यादा बनाएंगे और अपने दिमाग और दिल पे हावी होने देंगे, तो फिर आप अपना टास्क अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो वाइफ्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है, मैं ये नहीं कहता सारी फैमिलीज का है, सारी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का है, सिस्टर्स का है, ब्रदर्स का है, वाइफ का है, बच्चों का है, सबका है। बट देन जो फौज और स्पेशल फोर्सेस में है, वो इस बात को मान के चलते हैं कि ये सब तो, यानी कि ये पार्ट ऑफ द गेम है। यानी कि आपको अगर टाइम इकट्ठे मिल रहा है, तो टाइम आप अलग भी रहेंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। राइट। सर, ईपी कैसा चल रहा है? एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन अभी ऐसा है कुणाल कि हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैंने यूके से कोर्स किया है। जी। यूके, यूएस, यूरोप जो है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इंडिया, इट इज स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड। आप यहाँ पर अगर आप क्लोज प्रोटेक्शन को देखोगे, तो आपको बाउंसर बोलेंगे, बॉडीगार्ड। हालांकि रियलिटी में बॉडीगार्ड और बाउंसर कोई टर्म ही नहीं है। अगर आपको लंदन में बाउंसर बनना है, तो आपको एक 7 दिन का कोर्स होता है,
जिसको DSPI कहते हैं, डोर सुपरविजन फिजिकल इंटरवेंशन। यानी कि आप ऐसे होकर उधर खड़े नहीं हो सकते अगर आपने वो कोर्स नहीं किया है। इधर तो कोई भी आपने तगड़े लड़के चुने बॉडी बिल्डर टाइप और खड़े कर दिए। सिमिलरली ईपी जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ही नीश और इलीट क्लाइंटेल के लिए, अवेयरनेस बहुत कम है जी। एक मैंने पोस्ट भी लिखी थी लिंक्डइन पे जिसपे मैंने बिग एंड स्ट्रॉन्ग, उसके बाद दूसरी अभी मैं लिखूंगा आर्म्ड और अनआर्म्ड डीपी। अभी मैंने इतने हथियार चलाए हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं अगर नॉर्मल आदमी को भी हथियार दे दूं जिसको ट्रेनिंग नहीं है, वो कितनी गोली अंदर मारेगा कितनी बाहर मारेगा। हम लोग हर रोज कितने राउंड फायर करते थे उस प्रोफिशिएंसी के लिए, तो उसको लाना आसान नहीं है और हर रोज फायर हो रहा है। अभी आर्म्ड ईपी लोग सोचते हैं कि मेरा बॉडीगार्ड या मेरे ईपी वाले के पास हथियार है तो मेरी जान बचा लेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज जो आदमी पीछे है हथियार के वो ज्यादा मैटर करता है। ईपी सिमिलरली इज, अगर मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, अगर किसी ने आपके ऊपर अटैक ही कर दिया तो मैं तो फिर ईपी स्पेशलिस्ट रहा ही नहीं ना। मेरी लड़ाई तो तब तक की है जब तक मैं आपकी करेक्ट थ्रेट असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट करके आपको उस सिचुएशन में आने ही ना दूं। अगर आपके ऊपर अटैक हो ही गया तो मेरा तो फेलियर ईपी का वहां पर ही हो गया। तो लोग, मैं यहां पर बात करता हूं सिविल में, कि लोग बोलते हैं हाँ हमारे बंदे फाइट कर सकते हैं, तगड़े हैं देखने में, तो मैं उनको बताता हूं कि अगर वो चीज की नौबत पड़ गई तो यानी आपका टास्क फेल है। सो ये स्टिल अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत अवेयरनेस चल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं। जेन्युइन लोग भी हैं, जिनको नहीं मालूम है वो भी हैं, बट ठीक है यार, लाइफ में आपका जैसे टॉक शो है, इसने भी, पावर टॉक शो ने भी धीरे धीरे गेन किया, नाउ इट विल गेन ट्रैक्शन, वो व्यूअरशिप बढ़ेगी, ये सब होगा, व्यूज आएंगे। सिमिलरली उसका भी वैसे काम चल रहा है एंड आई एम होपफुल कि हो भी गया है, मैं काफी क्लोज हूँ जी, तो कार्रवाई चल रही है, वो हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आर्म्ड अनआर्म्ड ईपी के बारे में, जब एक नॉर्मल लेमन माइंडसेट में बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वेपन रखता हूँ अपने पास फॉर माय पर्सनल सिक्योरिटी एंड मैं ये प्रूव करता हूँ कि हाँ मेरी जान को खतरा है, तो मुझे रियलिटी नहीं पता बट ऐसा बोलता है कि हम नी कैप से नीचे शूट कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। ईपी के लिए क्या प्रोविजन है आर्म्ड ईपी के लिए? आर्म्ड ईपी के लिए आपको देखो सिंपल सी बात है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हथियार का, एंड यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड 9mm तो रिस्ट्रिक्टेड कैलिबर है, उससे कम मेरे ख्याल से 0.32 कैलिबर ही यूज होता है जी। सो वो वाले आपके फौज वाले नॉन सर्विस पैटर्न वेपन्स होते हैं, एनएसपी वेपन्स, वो लेते हैं। बेसिकली ऑफिसर्स के पास ईपी में नहीं होता है, लेकिन जवान काफी सारे हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले हथियार रखते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा, गन लॉज इंडिया में, यूके में, यूरोप में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर वेरी स्ट्रिक्ट, यानी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है। इट इज अ डबल एजेड वेपन। अगर आपने गोली चला दी, कहीं गलत लग गई, उसको नहीं लगी, सिविलियन को मार दिया, तो आपके देने पड़ सकते जी। सो यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस इज लाइक, यानी वहां पर तो हथियार रखना किसी को भी मिलता है ना। तो आर्म्ड ईपी के बहुत यानी प्रॉज एंड कॉन्स हैं। मैं एज ऑफ नाउ आर्म्ड ईपी नहीं करता बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, इवन वो स्पेशल फोर्सेस वाला भी है या फिर अपना ही बंदा है, एंड देन कंप्लायंसेस आर वेरी हाई। ठीक है, आपको पसारा लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, उतना मैं करना नहीं चाहता। दैट्स व्हाई आई डोंट गो फॉर आर्म्ड ईपी। मेरा मानना है कि अगर आपकी थ्रेट करेक्ट असेसमेंट, और क्योंकि कितना भी थ्रेट होगा, आई डोंट थिंक सो कि आपकी जान जाएगी अगर इट हैज बीन प्लान्ड बिल्कुल आसानी से जी। ठीक है, अभी आपने वो करनी सेना के चीफ का वीडियो देखा होगा, गोगा मडीज का, उसमें तो ईपी वाला तो भाग ही गया। वो बंदे असेलेंट्स अंदर वाले थे, वो जो पीछे खड़ा था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और वो तीनों मारने वाले जो थे वो अंदर आकर बैठ गए। यानी पहले तो उसको बाहर ही किसी ने चेक नहीं किया, उतना ही वो नहीं मालूम है, बाहर से ही थ्रेट असेसमेंट देख लो कि जब वो मार भी रहे हैं तो उन्होंने तीनों ने में से उन दो में से अपना ही बंदा मार दिया उन्होंने, जो मारने आए थे। तो ये तो उनकी लेवल का ट्रेनिंग, हालांकि उसमें एक फौजी भी था, नितिन फौजी करके उसका नाम था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इतनी
वो जो कार्रवाई अगर आप बाहर से ही देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो इतनी नौबत आएगी नहीं। हाँ, अगर बंदा ठीक है, ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कि आपके ऊपर कोई लश्कर तैयबा और कोई वैसी मिलिटेंट, कोई बहुत ही ट्रेंड हार्डकोर मिलिटेंट या फिर कोई बहुत ही वैसा थ्रेट है। अनआर्म्ड डीपी इज द बेस्ट एंड काम हो सकता है उसमें। तो सर जैसे ये जो गोगामेडी वाला जो इनका जो केस हुआ था, जितना मेरे को समझ में आ रहा है वहां पे सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि जो प्री इवेल्युएशन था, रिस्क असेसमेंट, वो रिस्क असेसमेंट ही सही वही से नहीं हुआ। तो ये आउटकम तो बहुत प्रिडिक्टेबल था अगर कोई एक्चुअल में किसी, हाँ, अगर उनको उससे अपनी लाइफ आ को रहा है। थ्रेट था। हाँ जी जी जी। इंडिया में सर ज्यादा नहीं है, बट जब हम बात करते हैं यूरोप की, यूके में, वहां पे क्या केओटिक या फिर कुछ सॉर्ट ऑफ हुआ है किसी ईपी के थ्रू वाइल दे वर प्रोटेक्टिंग सम? नहीं, वो तो ऐसे तो बहुत, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आई मीन व्हाट्स मोस्ट नेगेटिव एंड वो रीजन क्या था कि वो बेसिकली आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जी। यूरोप में जो ईपी होती है, जी। जहां पर भी यानी स्पेशली यूके में, वो अनआर्म्ड ईपी होती है। अच्छा। बिकॉज फायर में और हथियार में लोगों को, इनोसेंट सिविलियंस को भी गोली लगी है वहां पर, दिस इज व्हाट मेरे को वहां पर लोगों ने बताया अच्छा। है। और वहां पर गन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बिकॉज वहां पर अगर गैंग वॉर और ये सब शुरू हो जाती है तो फिर वो बेकार, यानी काफी यानी एक्सट्रीम लेवल्स तक जाता वहां है। तो ईपी का रोल ही खत्म हो गया ना, हाँ। ऐसी नौबत आ गई है हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ कि वहां पर जो ईपी है, वहां पर सारा एक तो अनआर्म्ड डीपी है। आर्म डीपी यूरोप में नहीं होती है, यानी यूके में नहीं होती। अगर यूके में करती है तो शेफील्ड, जो स्कॉटलैंड यार्ड का, जो उनकी पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक स्पेसिफिक सेक्शन है, वो ही करते हैं। लेकिन अगर सिविल में वहां पर जो ईपी करते हैं, वो सारे बिना हथियार वाले ही होते हैं। सो बिकॉज अगर थ्रेट इतना ज्यादा है किसी पॉलिटिशियन को या किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, तो उसको फिर पुलिस ही प्रोवाइड करती है, फिर वो नॉर्मल ईपी रखेगा। सो नॉर्मल ईपी इज फॉर पीपल हु आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ थ्रेट। सो जो सिविल से लोग ईपी लेते हैं, बिकॉज वहां पर भी ईपी बहुत यूज होता है, तो वो अनआर्म्ड ईपी यूज होता है। आई गेस आपने लास्ट पॉडकास्ट में मेरे को बताया था कि लियोनेल मेसी के पास एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शनिस्ट है अपना एक। हाँ, वो नेवी सील है। आप देखो, उसके पास कोई हथियार नहीं, वो वैसे ही प्रोटेक्ट करता है। मेसी का वो, उसका आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आप उसके पर्सनल प्रोटेक्शन का कोई डिटेल डालोगे तो आपको मिल जाएगा जी। वो एक्स नेवी सील है और वो कुछ नहीं करता है, यानी कोई हथियार नहीं है उसके पास, उसको वैसे ही प्रोटेक्ट करता है। जैसे सर हमारे क्रिकेट मैच के दौरान कोई आ जाता है किसी भी क्रिकेटर से मिलने के लिए, अब हमें नहीं पता कि वो फाइट करने के लिए आ रहा है या फिर पैर छूने आ रहा है, ऑटोग्राफ लेने आ रहा है, वहां पे ईपी का एक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये लोग आते हैं तो स्टेडियम की सिक्योरिटी 20-30-50 सेकंड बाद पकड़ पाती है उसको। नहीं, स्टेडियम की सिक्योरिटी का उसका वो नहीं है। आप पिच में तो खैर ईपी वाला खड़ा कर भी नहीं सकते जी। बट द पॉइंट इज कि उनका वो जो है वो पूरा एक सिक्योरिटी, क्योंकि मैंने कई ऑफिसर्स से बात की है जिन्होंने सिक्योरिटी लाइसेंस ऑफिसर्स इन टीम और आईपीएल वगैरह में किया है, तो वो सेटअप अलग है। क्लोज प्रोटेक्शन रहता है पर उसमें डेडिकेटेड किसी के लिए नहीं, डेडिकेटेड ऐसा वो नहीं। वो डेडिकेटेड रखना चाहे कोई तो वो अपना पर्सनल रख सकता है जी, पर मैंने किसी के साथ ऐसे चलते हुए नहीं देखा है। मे बी रहते होंगे तो फिर वो जी, आई हैव नॉट सीन कि मे बी पर्सनल विजिट्स और पर्सनल ट्रिप्स में इस्तेमाल होते हैं जी। हाँ जी। सर जब हम एक एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आपने वो बिग आर्म बॉयज के बारे में बोला, बिग आर्म बॉयज या फिर बिग बल्की गाइस क्यों एक गुड फिट नहीं है एक एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुड फिट नहीं है जी, मैं कह रहा हूं कि नेसेसरली वो आपको बचा पाए, वो जरूरी नहीं है जी। गाय विद माय फिजिक, मैं नॉर्मल पतला इंसान भी काम कर सकता है अगर वो उसकी स्पेशियल अवेयरनेस, उसकी ड्रिल्स, उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल अव्वल दर्जे की है, तो वो ज्यादा काम कर सकता है। लाइक अ पर्सन विद अ गुड सर्टिफिकेशन, प्लानिंग एंड रोड मैप, सारा कुछ प्रोटोकॉल, जिसको मालूम है कि मैं कर क्या रहा हूँ जी,
जिसको अपना टास्क क्लियर है। अब बिग एंड स्ट्रांग एक पार्ट है, अगर बिग एंड स्ट्रांग को ये सब चीजें मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। आपकी मेंटल अवेयरनेस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, आपकी नॉलेज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। आपको रास्ते में कहाँ पर स्विच करना है, कहाँ लेफ्ट करना है, क्या राइट करना है, कैसे, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, वो छोटी छोटी चीजें हैं। सो आई एम नॉट अगेंस्ट बिग एंड स्ट्रांग, बट बिग एंड स्ट्रांग आपको 100% प्रोटेक्ट कर लेगा, दैट इज माई क्वेश्चन। समझ गया, राइट। सर, आप टीम ग्लोबल को कितना बड़ा हुआ देखते हो आने वाले 2-3-4 साल में? टीम ग्लोबल विल यानी कि अच्छा करेगी, मुझे कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ऑफ द एक तो सबसे बड़ी चीज है कि सिक्योरिटी जो है वो मेडिसिन और आपके खाने पीने की इंडस्ट्री की तरह है, ये कभी आउट ऑफ सर्विस हो ही नहीं सकती। टिल द टाइम आदमी रहेगा, थ्रेट्स रहेंगे। जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको हमेशा थ्रेट रहेगा। क्राइम रेट आप मुझे बताइए, जो आज से 10 साल पहले था जी, वो तो आज से कम ही था, वो बढ़ रहा है। सिमिलरली विद एडवांसमेंट, मटीरियलिस्टिक नीड्स लोगों की बड़ी होंगी, लोगों को उनको हासिल करने की चीजें नहीं रहेंगी, तो थ्रेट्स हमेशा ज्यादा रहेंगे। सो टीम ग्लोबल ऑब्वियसली, और ये टाइम लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये सर्विसेज यूज नहीं होंगी, ये बहुत इफेक्टिवली यूज होंगी जी, अभी भी हो रही हैं। आप देखो, आप बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देखोगे, उनके पास टीम्स हैं जी, दे आर एम्प्लॉइंग 10-10, 12-12, 14-14, मे बी मोर डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेट। वो जैसे जैसे आदमी को जरूरत पड़ती है और जैसा उसका परसेप्शन बदलता है, बिकॉज जब आदमी की जान पे पड़ती है फिर वो एक्शन लेता है। तो इंडिया में थोड़ा लैक्सिटी वाला यानी एटीट्यूड है लोगों का, ओनली बिकॉज कि आप देखो, आप हम लोग सिक्योरिटी के प्रति उतने जी जागरूक नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या होगा, पर ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वर्ल्ड ओवर ग्रो कर चुकी है, अभी भी कर रही है, सिमिलरली इंडिया में भी करेगी। सर, जो मिनिमम टेन्योर होता है किसी भी एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शनिस्ट का, वो कितने टाइम के लिए होता है? मतलब कुछ फिक्स बैरियर है कि मिनिमम? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा मैं आपको एक और चीज क्लियर करूंगा कि अगर मेरे पास सिविलियन लड़के भी पूछते हैं जी कि आप अपनी टीम में, मैं उनको रख सकता हूँ। आपकी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है जी जी जी, जरूरी नहीं। अभी आप एक किसी रिटायर्ड फौजी से मिलो जो ऐसे घूम रहा है धीरे धीरे, उसमें इतनी एजिलिटी नहीं है, वो उसका डिमीनर नहीं है, वो कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक है, उसने कॉम्बैट देखा है, बट अगर गुड, अच्छा फिजिकल इंटरेस्टेड लड़के हैं मेरे पास आते हैं, मैं मिलता हूँ, मैं बिना मैं किसी का रेज़्यूमे नहीं लेता जी, मैं उसको फेस वैल्यू पे देखता हूँ, उससे मिलता हूँ। तो लड़के हैं मेरे पास ऐसे जो काम करना चाहते हैं, और दे आर गुड गाइज इन सिविल। तो पहला तो मिसनॉमर ये है कि उनकी फौजी बन सकते हैं, वो कल गलत है जी। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था कि आपने क्या पूछा था कि कितना टेन्योर होता है? जी जी जी, टेन्योर कुछ नहीं है, इट इज अ हार्ड वर्किंग प्रोफेशन, हार्ड वर्क का काम है जी। मैं कुणाल रावल को ईडीप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं आपको पसंद आ गया तो मैं 10 साल भी आपको नहीं छोड़ूंगा जी। और ये रिलेंटलेस काम है, इसमें कोई सैटरडे संडे मंडे नहीं है। किसी दिन आपको 16 घंटे भी काम करना है, किसी दिन आप 8 घंटे में भी ब्रेक ले सकते हो, किसी दिन हाँ ठीक है, छुट्टी एक आधी जो बनती है वो मिलती है। आप 364 दिन पूरी जान से काम करोगे, 365 दिन कुणाल बोलेगा कि शिवेंद्र मुझे लग रहा है मैं सेफ नहीं हूँ, तो मेरी 364 दिन की जो मेहनत है वो खराब हो गई। तो सिक्योरिटी जो ये वाली है, क्योंकि क्लोज प्रोटेक्शन है, पास वाला काम है, प्रॉक्सिमिटी, बिल्कुल आप पास रहकर, तो एक कंफर्टेबिलिटी लेवल्स प्रिंसिपल और जो पर्सनल प्रोटेक्शन वाला एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में बन जाता है जी। तो ऐसा कोई टेन्योर नहीं है कि 4 साल है, 2 साल है। अगर आपकी सर्विसेज पसंद है तो आप सालों साल, 15-15 साल भी लोग रह रहे हैं जी। सर, अभी आपने जैसे बोला कि आप किसी सिविलियन को भी डेफिनेटली कंसिडर करोगे एक ईपी के बनाने के लिए, बेस्ड ऑन क्या उनकी प्रोफाइलिंग एज ऑफ नाउ। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या है उसके लिए?
ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हम अनआर्म डीपी कर रहे हैं जी, ठीक है। बट सर स्टिल फिर भी मेंटल फैकल्टीज, ही शुड बी डिटेल्स, अटेंडेंट टू डिटेल इन द सेंस की मेंटली अवेयर। जी, अगर इंग्लिश अच्छा स्पोकन स्किल है, बिकॉज आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सारे हाई नेटवर्थ हैं, बिल्कुल, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, वेरी गुड। आईटी स्किल्स चाहिए, बिकॉज आपको कई बार प्रेजेंटेशंस, रूट मार्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। मिनिमल यानी कि आई वुड से मीडियम लेवल आईटी स्किल्स चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो काम करने का इच्छुक होना चाहिए, जी, टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। पैसे बहुत हैं, पैसे मिल जाएंगे आपको, बट वही है कि आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इट्स अ इंटरेस्टिंग जॉब। जी, यू विल बी मीटिंग पीपल, यानी आप उन लोगों से मिलोगे जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे 5 मिनट बात करने में बिल्कुल सर, आपका एक्सपोजर लेवल विल गो अप। एंड सेकंड इज कि पैसा ठीक ठाक। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। इस चीज को मतलब आपको शायद पता नहीं होगा, हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से इस चीज के रिगार्डिंग 1 महीने से प्लान तो कर ही प्लान कर रहे हैं, 1 महीने से प्लान कि कब कौन आएगा, कब कहाँ आएगा। बीच में सर बिजी थे, फिर मैं बिजी हो गया। सो सर आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, एंड आई होप आप जब नेक्स्ट टाइम आओ तो बहुत कुछ लेके आओ। एंड टीम ग्लोबल के पास बहुत कुछ हो सर। आई रियली विश फॉर गुड फॉर टीम ग्लोबल सर। थैंक यू कुणाल, एंड मैं भी जब अगली बार आऊँ तो आपके लाखों में सब्सक्राइबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप खूब मेहनत करो, आपके व्यूअर्स एंजॉय करें कंटेंट। जो मैं कहता हूं, अगर उससे सीख मिले, मोटिवेट हो लोग जी, और अपने एम्स को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करें जी, वो जो चीज है, अगर आपने वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दी, आई थिंक सो वो आपका सबसे बड़ा गेन है इस पॉडकास्ट। बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट कमिंग बैक। बड़ा अच्छा लगा दूसरी बार आकर। बिल्कुल सर। दूसरी बार तो कोई पॉडकास्ट किया नहीं है आपके साथ। फर्स्ट नहीं, आई होप सर ये सिर्फ दूसरी बार नहीं है, और मेनी मोर मीटिंग्स टू कम सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया कुणाल। सेम हियर सर, Thanks, लाइकवाइज। buddy. थैंक्स। Thanks.